चलो आई गेस कोई नहीं रह गया होगा। चलिए, अगर कोई रह गया हो तो बहुत बहुत माजरत, ठीक है, जिससे मैं नहीं ले सका। एक भाई का माइक का मसला है। अच्छा, चले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने सेशन को। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ी देर में देता हूँ। अगर मैं आपके जितने भी भाई बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं जितने भी, अच्छा कोई मुझसे बड़ा होगा कोई मुझसे छोटा होगा तो मैं बच्चा कह देता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले पहले माजरत, ठीक है। तो मेरे लिए आप सब इक्वल हैं, कोई किस मर्जी लेवल पे हो, जो मुझसे बड़ा हो जो मुझसे छोटा हो। हम सारे जिसे कह लो कि नॉलेज सीकर हैं। सो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं या स्टूडेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर, जिस जगह पे जो बंदा कहना चाहे अपने आप को कह ले। सो मैं बच्चा कहता हूँ, तो इसके लिए आप लोगों से पहले एक्सट्रीमली माजरत, लेकिन आई गेस आप सब इसे वो नाराज नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं हम बच्चों। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, आई होप कि आप लोगों ने इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। आप लोगों को बेचारा साहब ने, वो ही इज अ वेल वर्सेड इन द लॉ, इन पर्टिकुलरली इन द टैक्सेशन साइड। सो उनकी काफी अच्छी क्वालिफिकेशंस भी हैं, वो काफी अच्छे, मतलब उन्होंने, मैंने उनके लिए थोड़ा सा काम भी किया था। तो वो मतलब बहुत ही लाइटर सा। तो बट आई फाउंड हिम वेरी वेल इन द लॉस साइड पर्टिकुलरली। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि हमने अब अगर जितने भी बच्चे बैठे हैं, हमने तीन सूबे को देखा है। तीन, अगर इस्लामाबाद को भी सूबे के दर्जे के हिसाब से देखा जाए तो कुछ बच्चे इस्लामाबाद में हैं, ज्यादातर बच्चे पंजाब से हैं, कुछ बच्चे हैं कराची में जो काम कर रहे हैं, दो या तीन। सो और जो बाकी ओवरऑल इस ग्रुप की स्ट्रेंथ है वो नियरली 40 के करीब करीब है। तो आई होप 35 जो भी बीच में जो रेल सुन भी रहे होंगे, जो बाद में लेक्चर सुनेंगे। सो मोस्टली इसी तरह है कि पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान इस तरह काम कर रहे हैं। अब टैक्सेशन साइड पे आते हैं, तो टैक्सेशन के चार पांच एवेन्यूज हैं। अगर हम चार पांच एवेन्यूज को देखें तो ये काफी एक वाइडर स्पेक्ट्रम है इसका टैक्स का। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर टैक्स कलेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हमारा टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली कंपोज इस चीज पे करता है कि अगर मैं इसको ये कहूँ तो अगर पर्टिकुलरली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा करता है, वो उसे हम, और उसके जो लॉज हैं वो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। फिर आप जो सेल्स करते हैं, उसको, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट नौयत की हैं। इनकम तो सबकी, अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो इनकम हर बंदे की होती है, ऑलमोस्ट हर बंदे की इनकम होती है। जो जो बंदे उस इनकम को हासिल करते हैं उनके लिए लॉ भी फिर एक ही जगह पे इकट्ठा किया गया है। बट जो सेल्स होती हैं जिसकी वजह से इनकम बनती है, तो सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मुतारफ कराए गए हैं, ताकि आप लोग जो हैं इस चीज को इस तरह भी देखें कि इनकम तो एक सेपरेट चीज है, बट जो गवर्नमेंट की इनकम है वो इस तरह से आती है। अगर हम देखा है तो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा होगा। एनी वन ऑफ यू हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और हमारी जो इस स्लाइड के अंदर डायरेक्ट टैक्स का लॉ कौन सा और इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ कौन सा, कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा, एनीवन? डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स। जी जी, चले आप डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम के ऊपर है, और इनडायरेक्ट आई थिंक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो होता है। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अच्छा चले, कोई दूसरा बच्चा कोई और जो बोल रहा था, हक नवाज भैया आई गेस बोल रहे थे जी हिसाब सर, से। शहजाद हुसैन बात कर रहा हूँ सर। डायरेक्ट टैक्स ये होता है जिस पे इम्पोज किया जाता है वही उसको पे करता है। इनडायरेक्ट होता है कि लगाया तो किसी और पे जाता है और लेकिन पे कोई और कर रहा होता है, जैसे ये सेल्स टैक्स है। जो अल्टीमेट इस ये बेरर। इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, वेल डिफाइंड जी बच्चे। जी जी सर। दोनों ने अच्छा डिफाइन किया। बेसिकली जी, इनडायरेक्ट और टैक्स इनकम का टैक्स जो है वो। बोलें बोलें हिसाब भी बोलें प्लीज। जी जी, करें करें सर। अच्छा, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो तो सिंपल, जो भी जिसके ऊपर लग रहा है जो भी है वो उसी ने बेयर करना है। इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेशन उसकी डिफरेंट होती है, किसी और बंदे पे एप्लीकेशन होती है, और अल्टीमेट बेरर या अल्टीमेट पेयर जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर हुआ करता है यूजली। सो दैट्स वाई उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि वो लगता है किसी और पे है,
निकलता किसी और की जेब से है, फाइनलिटी उसकी किसी और की जेब से होती है। सिमिलरली इसको मैं एक एग्जांपल दूं कि आप लोग की लीगल फ्रेटर्निटी से कम लोगों का वास्ता है। एक आप सिंपल केस फाइल करते हैं, मैं अगर लीगली इसको समझाऊं तो आप सिंपल केस फाइल करते हैं। तो जब आप केस फाइल करते हैं तो आपका सबसे लोअर कोर्ट में केस जाएगा, और फिर जब डिसाइड फाइनलिटी उसको मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला करती है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो अल्टीमेट, यानी कि वो एक डिसीजन है और उसी के पे चलना है पूरे मतलब कानून ने। तो इसी तरह अगर हम एक और बात, अगर एक रफ सी एग्जांपल लें कि खाना है, आप घर के लिए सामान लेके जाते हैं, सामान आपकी जेब से, पैसे आप दे रहे होते हैं, खाने वाला घर में 10 बंदे बैठे हैं, और जब खाने वाले के साथ साथ कुछ और बंदे भी ऐसे आए हैं जो कि बाहर से बंदे आते हैं, तो खाने वाले डिफरेंट लोग होते हैं। सो एक सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट इसी तरह और इनडायरेक्ट टैक्स इसी तरह की वर्किंग मैकेनिज्म के थ्रू चला करते हैं। जिसने पैसे दिए, आपने पैसे दिए, होटल पे बैठ के आपने खाना खा लिया, आप डायरेक्ट आप पे लग गया। लेकिन अगर वो आप लेके जाते हो, बनता है, 10 बंदों को और खाते हैं उसमें, तो वो इनडायरेक्ट आपकी चीज, पैसे आपने बेयर किए हैं इन द बिगिनिंग और खाया किसी और ने है। सो अल्टीमेट जो उसका बेनिफिशियल ओनर है वो कोई और होता है। तो खैर, अब हमारे पास इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एक्ट जो है, ये इनकम पे लगेगा इनकम टैक्स, और सेल्स टैक्स लगेगा सेल्स टैक्स ऑन गुड्स पे। अब जो हमारे पास, अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो बच्चे किसी का कोई सवाल हो तो बीच में बेशक रोक दें, तो बीच में पूछ लेना। हमारा सेशन लंबा होता है, 1.5 घंटे का सेशन है। आप लोगों को किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ जाए ड्यूरिंग द टाइम, इसी से पर्टेन करता है, आई वुड डेफिनेटली एंटरटेन, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई इरेलेवेंट सा होगा तो मैं उसे कह दूंगा बच्चे एंड पे पूछते हैं, ठीक है। सो और अगर आप लोगों को जो नॉलेज में आप लोगों को मैं आप लोगों मैं देना चाह रहा हूँ, अगर आप कम्बरसम हो जाते हो, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बर्डन बर्डन फील होना शुरू हो जाता है, तो आप मुझे बच्चे जरूर बताना, मैं वहां पे सेशन रोक लूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो वो पर्टिकुलरली सेल्स टैक्स ऑन गुड्स पे लगा करता है। जो गुड्स गुड्स की डेफिनेशन मैंने आगे डिफाइन की है। गुड्स की डेफिनेशन एज पर लॉ क्या होती है? गुड्स इंक्लूड प्रोडक्शन। अब बच्चे ये जेनेरिक वर्ड्स हैं, इन जेनेरिक वर्ड्स को स्पेसिफिक आप लोगों ने खुद बनाना है। अब आप लोगों की नजर में प्रोडक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है, जबकि जो आप सिंपल सी बात कहें कि वो जो होता है फोटो कॉपिंग ऑफ, कोई फोटो कॉपी करता है, सो वो भी प्रोडक्शन की डेफिनेशन में आती है। कोई भी पेज पे जब प्रिंटिंग हो जाती है वो भी प्रोडक्शन की डेफिनेशन में आती है। तो इस तरह की चीजों को आप लोगों ने अगर जेनेरिकली देखोगे तो लॉ में जेनेरिक लिखा हुआ है, बट इन ब्रेविटी अगर आप देखोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि ब्रेविटी में जाके क्लियर होती हैं। सो गुड्स की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझाने के लिए कोई, अगर आपको सिंपल बताऊं, कोई भी प्रोडक्शन हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, सारी की सारी आप अगर इसको एक और तरीके से डिफाइन करें कि कोई भी टेंजिबल आइटम हो, उसको हम गुड्स की डेफिनेशन कहते हैं। दिस इज अ जस्ट नेसेसरी डेफिनेशन, मतलब नेसेसरी डेफिनेशन मतलब आप समझे कि नर्सरी की क्लास की बच्चे की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है कि टेंजिबल आइटम इज अ गुड, इनटेंजिबल आइटम इज अ सर्विस। बट थोड़ा सा हम लॉ की लैंग्वेज में उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, क्योंकि लॉ ने उसको मजीद क्लियर करना है। तो कोई भी प्रोडक्शन करेगा, ट्रांसमिशन करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बेसिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है, ये दो वर्ड्स नहीं है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल आइटम्स, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल आइटम्स जैसे कि बैंकिंग नोट्स वगैरह, उसकी जो चीजें होती हैं वो, खैर उसको हम देखेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं तो उसको हम बाद में, अगर हमें मौका मिला तो हम उसको देखेंगे। वैसे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्रॉपर्ली उसको डिफाइन किया जाता है। मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इन सब के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगी। बट बेयर इन माइंड बच्चों के टेंजिबल आइटम होना चाहिए, ठीक है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब मुझे कोई, मैं आप कोई भी बच्चा एग्जांपल दे सकता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने खुल के बोलना है, खुल के जवाब देने हैं। मतलब हमारे सेशन में ना ये नहीं होगा कोई जमाई ले रहा हो, खुश होके बोलना है, इंजॉय करके बोलना है। गलत
और सही जवाब की डिटर्मिनेशन नहीं है यहाँ पे। ये लॉ का सेशन है, इसमें गलत सही नहीं होता। गलत सही सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। सो ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, खुल के बोलना है बच्चों। चलो बच्चों, मुझे अब आप में से कोई ये बच्चा बताए कि जो नादरा जो काम कर रहा है, लेट्स से नादरा क्या काम कर रहा है? नादरा कर रहा है जो प्रोडक्शन ऑफ आईडी कार्ड्स कर रहा है। अब जो आईडी कार्ड है, क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल होता है कि नहीं? क्योंकि वो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी प्रिंटिंग, तो क्या वो, क्योंकि एक कागज आते हैं जिसे टेस्लीन शीट्स कहते हैं, टेस्लीन शीट पे वो आपके आईडी कार्ड को प्रिंट करता है, साथ उसमें एक चिप लगाता है जिसमें आपका नेसेसरी डेटा मौजूद होता है, और वो आपको दे देता है। तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल होता है कि नहीं होता? और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? तो बच्चों बताओ। सर मेरा ख्याल है ये नहीं होगा गुड्स की डेफिनेशन में फॉल, क्योंकि ये यूटिलिटी नहीं है, इसकी कंजम्पशन वैल्यू कोई भी नहीं है। अच्छा। मतलब अगर प्रिंट हुए पेपर्स तो अगेन उसकी कंजम्पशन वैल्यू है। कोई खाने पीने की चीज़ है, इवन वॉशिंग मशीन है, तो उसकी कंजम्पशन वैल्यू है। आईडी कार्ड की कोई कंजम्पशन वैल्यू नहीं। अच्छा माई टू चलो, सेंस। चलो कोई मसला नहीं। योर सेंस सर इज वन ऑफ द मोस्ट वैलिड गुड्स की सेंस। होगा इंक्लूड, क्योंकि प्रिंटिंग तो हुई है ना, वो कागज जो मटेरियल है वो यूज हुआ है, मटेरियल तो बाहर से लाया है या जिधर से भी है, वो गुड्स की शक्ल में। सर ये पहले इंटेंजिबल रॉ मटेरियल था सर। ठीक है, डन बच्चे। इंटेंजिबल एसिड है सर ये। नहीं ये सर, इन आईडी कार्ड tangible है, जो tangible है डेफिनेटली ये प्रोडक्शन है इसकी, और ये गुड्स के मीनिंग में आएगा। ठीक है, सर मेरा ख्याल से प्रोसेस में कैटेगरी में नहीं आएगा, गुड्स की कैटेगरी में, कॉज इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है बेसिकली। क्यों नहीं जी? आप उसके पास कहीं जा सकते हैं, वो आपके यूज में है। नहीं नहीं, आपको नीड थी यूज कि आप इन उसके इन द प्रोडक्ट सेंस, सप्लाई देखें ना। अभी ये बात की कि कंज्यूमेबल आइटम यूटिलाइजेशन से मुराद एग्जैक्टली वही है कि वो हर कंज्यूम जगह नहीं हो यूटिलाइज रही। होता है भाई, हर जगह यूटिलाइज होता है, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं। चलें, कोई और बच्चा? डन बच्चे, आपका पॉइंट आ गया। कोई और बच्चा बताए। सर मेरा ख्याल से इस पे इम्प्लीमेंटेड होगा। उसकी वजह ये है कि उसके एवज एक फीस भी चार्ज होती है, और वो प्रॉपर एक सर्विस दी जाती है कि वो बना के दिया जा रहा है, और उसके लिए जो है वो, एक भाई ने रॉ मटेरियल की बात की है तो वो भी होता है। मतलब एक पूरे प्रोसेस से वो गुजरता है, और फिर वो उसकी एक ज़ाहिर है एक ऑथेंटिसिटी भी है, और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर उसकी बेशक कोई कंजप्शन ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कंजप्शन है। तो मेरा ख्याल है कि वो उस पर टैक्स लगेगा। कोई और बच्चा बताएगा? सर ये जो डेफिनेशन आप ये बोल रहे हैं, ये आपके मतलब सेल्स टैक्स में डिफाइन हुई है, या मतलब ये अपनी तरफ से हमने डेफिनेशन मुझे ये बना? सेल्स टैक्स में डिफाइंड हुई भी है। अच्छा, सेक्शन कौन सा है सर ये? सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। 2 में पता नहीं सब सेक्शन कौन सा, मुझे याद नहीं, बट 2 के जी में जाओगे तो मिल जाएगी आपको सेल्स टैक्स एक्ट में। Okay. अच्छा, चले, मैं आप लोगों को ना, इसका मतलब आप सब बच्चे बहुत अच्छा डिफाइन किए, सब बच्चों ने, ठीक है। मैं ये लिटरली कहूंगा कि ये वो क्वेश्चंस है जो कि एक लेमैन सवाल करता है, और ये बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। कोई कहता है यूज है, कोई कहता है नहीं यूज, प्रोडक्शन की डेफिनेशन में फॉल करता है क्योंकि रॉ मटेरियल भी है, बीच में यूज हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्स हैं। कोई कहता है कि सर इंटेंजिबल है, कोई कह रहा है कि सर टेंजिबल है बट इसके यूज नहीं है इसलिए गुड्स हैं। इस इन सब बातों से मुझे लग रहा है आपने सेल्स टैक्स एक्ट प्रॉपर नहीं पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा अभी तक ये। अभी तक सेल्स टैक्स एक्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं सेल्स सर। टैक्स एक्ट, अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज आप लोगों ने ना याद रखनी है। एक सिंपल चीज है कि कोई भी चीज, अब ये गुड्स है, अब मैंने कहा था गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। सो द पॉइंट इज, ये गुड्स की डेफिनेशन में 100% फॉल करते हैं। मेरा सवाल होता, अगर बच्चों इस पे टैक्स लगना है कि नहीं लगना, तो देन आप लोगों का जवाब डिफरेंट हो सकता है। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन, मतलब जैसे कहूँ ना कि चीज जेहन में चीजें डालता हूँ कि ये थोड़ा सा ना खुले जेहन से बच्चों सुनिएगा। किसी भी चीज इनकम होती है ना, तो आपने इनकम पर पढ़ लिया कि इनकम टैक्स होगा। इनकम कैसे होती है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। सेल्स के अंदर हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पहली बात, किसी भी चीज को टैक्स बनाने के लिए, टैक्सेबल करने के लिए, कोई चीज हमेशा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहली बात हो रहा है। इसके 4 टिक्स होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अब डिफाइन करना है कि वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। अगर हम डिफाइन करते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो वो चेक हो गया। अब ये गुड्स चूंकि प्रोडक्शन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि प्रोडक्शन है कि नहीं, वो प्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स है, इसमें कोई दूसरा सवाल पैदा ही नहीं होता, वो प्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि जो फोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। सो ये गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा। दूसरी बात है, क्या ये टैक्सेबल गुड्स हैं? ये क्वेश्चन है। सो हमेशा जब आपने टैक्स पढ़ना है तो आपने पहले उसकी ना जैसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है कि किसी भी चीज को आपने ऐसे नहीं देखना, उन होल देखना है। लेट्स से कि एक बिल्डिंग है, आप अगर उसको देखो तो बिल्डिंग इज कंपोज ऑफ टू मेनी, जैसे कह लो कि फ्लोर होते हैं उसके अंदर, फिर रूम्स होते हैं, फिर रूम्स के अंदर वॉशरूम्स होते हैं, फिर एलिवेटर्स होते हैं, फिर स्टेयर्स होती हैं, किसी के क्या क्या कंसेप्ट, फिर वो एक स्ट्रक्चर जाके कंपोज होता है। सो आप एक ऑफिस नहीं कह सकते, अगर एक्चुअली कहोगे तो वो एक बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस होगा। सो अगर हमने टैक्सेशन देखनी है तो पहले हमने छोटी से छोटी चीज से लेके उसको एक बड़ा स्ट्रक्चर तय तय करना है, तब जाके उसकी टैक्सेबिलिटी और नॉन टैक्सेबिलिटी हमें डिटरमाइन होगी कि आया टैक्स लगना भी है कि नहीं लगना। गुड्स की डेफिनेशन पूरा उतर गया। सेकंड कंसेप्ट, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ जी बिल्कुल है। अब क्वेश्चन है, क्या ये टैक्सेबल गुड्स हैं? टैक्सेबल गुड्स के लिए डेफिनेशन एक चीज है कि जब अगर हम इसको कहते हैं, जो सेल्स टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई, क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? और फिर इसके बाद है ना सप्लाई। पहले हम सप्लाई पे चले जाते हैं। सप्लाई क्या है? एक बंदे से दूसरी जगह पे एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, और उस ट्रांसफर करने के बाद क्या अगला बंदा उसको आगे सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर सेल कर सकता है तो देन वो सप्लाई की डेफिनेशन में उतर जाएगा। अगर अगला बंदा उसको सेल ऑफ नहीं कर सकता तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि इस तरह की जो भी चीज है, आपने हमेशा सप्लाई की डेफिनेशन पे जाके उसका चेक करना है कि वेदर सप्लाई है। अब लेट से मैंने किसी को गाड़ी बेची है, जितने भी बंदे बैठे हैं, क्या गाड़ी हम आगे बेच सकते हैं? 100% बेच सकते हैं। मैंने बिल्डिंग बनाई है, क्या मैं बिल्डिंग के फ्लैट बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ। क्या बिल्डिंग का मैंने फ्लोर बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ। क्या बिल्डिंग पूरी बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ। सो वो सप्लाई। लेकिन क्या आईडी कार्ड में आगे बेच सकता हूँ? आप आईडी कार्ड बेच नहीं सकते आगे, ऑल्दो वो गुड्स की डेफिनेशन में उतर रहा है, बट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं उतर रहा। जब सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं उतरेगा तो फिर टैक्सेबल सप्लाई तो वर्ड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने देखने होते हैं किसी भी गुड्स को टैक्सेबल बनाने के लिए। अब इससे मैं अगले कंसेप्ट पे जा रहा हूं बच्चों, सर्विसेज पे। सर्विसेज और सर्विसेज मीन एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ विच इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड shall include but not limited to the services listed in first schedule। हर शेड्यूल तकरीबन तमाम के तमाम जो प्रोविंसेस का एक्ट है, उन्होंने इसको डेफिनेशन को ऑप्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो जो मतलब पहली बात है, गुड्स नहीं होना चाहिए, और अगर किसी और बंदे को हम दें तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लेके जाएंगे, बट वो सारी चीजें सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगी, वो सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगी जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है। अब पहली बात, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या है? हर एक्ट ने, अभी मैं आपको वापस थोड़ा सा लेके जाता हूं बच्चों, इस्लामाबाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब सूबों ने अपने अपने लॉज बनाए हैं। सो पॉइंट क्या था? सेल्स टैक्स ऑन गुड्स था, वो उसके लिए एक्ट ही डिफरेंट है, वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब जो चीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकलती है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकलती है, क्या वो सर्विस है? अब ये क्वेश्चन है। अगर वो सर्विस है तो उसके ऊपर लॉ कौन सा लगेगा? सो हर सूबे ने अपना अपना कानून बना लिया।
ये पहले नहीं था। जब 18वीं तरमीम आई है बच्चों, उसके बाद इस हर सूबे ने अपना अपना कानून ऑप्ट कर लिया है, मां सिवाय इस्लामाबाद के, क्योंकि इस्लामाबाद में ये 2001 से चलता आ रहा था। सो 2001 से ये ऑनवर्ड चलता आया है इस्लामाबाद से। बट पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, सिंध और आई गेस ये सूबे, तो इन्होंने 2011 में, किसी ने 2013 में, आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस कानून को अपने लिए बनाया है, जो कि एक रेवेन्यू जनरेशन होती है सारी की सारी, वो इधर डील होती है इन सूबों में, हर सूबे की, फ्रॉम सर्विसेज। पहले क्या था? पहले इस्लामाबाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, इसी के अंदर सारे सेल्स टैक्स चल रहे थे। बाद में ये जब एक्ट आए हैं, जब 18वीं तरमीम आई है, उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्री को उन्होंने सूबों का बना दिया। हॉस्पिटल्स सूबों के ऊपर चले गए, स्कूल सूबों के पास चले गए, एग्रीकल्चर ये वो सूबों के पास चले गए। ये वफाकी या फेडरल इदारे नहीं रहे। सो 18वीं तरमीम के बाद ये अब इसका जो एजेंडा है वो डिफरेंट हो गया है, वो टैक्सेशन भी डिफरेंट प्रिंसिपल से होती है। बट ये कानून निकले कहां से? जिस तरह गुड्स के कवानीन है, गुड्स का कानून है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स या सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसी तरह सिमिलरली काफी चीजें इन्होंने वहां से ऑप्ट की हैं, क्योंकि है तो सेल्स, क्योंकि जब अगर देखा जाए तो सेल्स है, बट दो डिफरेंट चीजों की, एक गुड्स की है, एक सर्विस की है। जब दोनों सेल्स हैं तो गुड्स के ऊपर सेल्स एक्ट लग गया है। अब जो सर्विसेज है उस पर सेल्स टैक्स और सर्विसेज लग गया है, बट कानून उन्होंने काफी हद तक डिराइव किया है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। किसी की कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ। बच्चों सबको समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। अच्छा, मैं बच्चों 3-4 जवाब नहीं आएंगे ना जब तक, मैं आगे नहीं चलूंगा। उस्मानी भाई, हसनैन भाई, यासूब भाई, जुहेब भाई, सैयद शर्जील भाई, सब बोलो बच्चे, समझ ओके आए? जी, ओके ओके, जी समझ आ सर, गया। ओके, परफेक्ट कुछ सर, समझ आ सब कुछ बेहतर है। समझ आ गया। जब ना समझ आए बच्चे तो बोलना है, एक जिस बंदे को नहीं समझ आए वो मुझे बताएगा, जब समझ आए तो सबका जवाब आना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों मैं कंफ्यूज रहूंगा ना। ऑनलाइन सेशन है और हमारे पास दिन भी कम है, टाइम भी कम है। सो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना सबसे अहम है बच्चों। आप लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, मेरे साथ डिस्कशन नहीं करोगे, भाई सेशन का मजा ही नहीं आएगा यार। क्या हो गया? खुल के बोलो, कुछ नहीं होता, ठीक है? सर, जिस तरह आपने ये नादरा की मिसाल दी है, अब नादरा तो एक मतलब वैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक मतलब आपने शायद उस एंगल से ना की हो। अब नादरा के अब वो प्रिंटिंग है और वो हम लाइक गवर्नमेंट का अब ये चीज है, तो उसके ऊपर तो सेल्स टैक्स वगैरह मेरा नहीं ख्याल मतलब इम्पोज होता है नादरा के ऊपर। नादर नहीं, नादरा, अच्छा मैं बताता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना बच्चों, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप लोग पढ़ रहे होगे। आप लोगों का एक चैप्टर आएगा एग्जम्पशंस का इंशाल्लाह, ठीक है? जब एग्जम्पशन का चैप्टर आएगा उसमें आप लोग पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 49, 50, 51, 52, 53 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। ये सेक्शंस आप लोगों ने बच्चों जरूर पढ़ने हैं। उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि कोई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के मतलब बेसिकली गवर्नमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज अ गवर्नमेंट, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट कैसे डिफाइन होती है? गवर्नमेंट डिफाइन होती है थ्रू कैबिनेट। जो कैबिनेट होगी वो डिफाइन करती है गवर्नमेंट को। तो जितनी भी गवर्नमेंट के इतनी मिनिस्ट्रीज होंगी या ऐसे इदारे होंगे, वो सब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। उन पे टैक्सेशन नहीं है, ठीक है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उस पे अप्लाई जरूर होता है, बट वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बट द पॉइंट इज, उसके अंडर जितने भी इदारे बने होंगे वो सब टैक्स के ब्रैकेट में आ जाते हैं। उन पे कोई भी एग्जम्पशन नहीं होती अनलेस लॉ में लिख दिया गया हो या अनलेस उन्होंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया हो। याद रखिएगा बच्चों, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स
और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, कोई चीज भी एग्जम्प्ट नहीं होगी जब तक कानून में लिखा ना हो, जब तक आप लोगों ने, हम फर्जी बात आपने जिस तरह बात की है बच्चों, ये है एक आपके अंडरस्टैंडिंग से कानून को कोई गर्ज नहीं है। कानून कहता है जो मैंने लिख दिया है ना, होना वही है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। सो कानून ने लिख, ये आप जो कह रहे हो ना कि कहाँ लिखा हुआ है, अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हफ्ते और इतवार की छुट्टी कहाँ लिखी हुई है कि छुट्टी होती है? कोई इस्लामिक कानून बताओ, इस्लाम में कहीं लिखा है कि हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है? किसी बच्चे को नहीं मिलेगा, नहीं सर। ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। सो ये आपके लेबर लॉज में है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर आपने उनको रिलैक्सेशन देनी होती है। सो द पॉइंट इज कि छुट्टियां या जितनी कोई चीज ऐसे नहीं होती अनलेस कहीं लिखा हुआ हो। द पॉइंट इज इस्लाम में कारोबार की कोई छुट्टी नहीं है। नमाजें 5 दिन 6 7 दिन के 7 दिन आपने पढ़नी है, कोई एक छुट्टी नहीं है। सो वहां पे छुट्टी का तस्वर एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, कारोबार में छुट्टी का तस्वर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे बनाए हुए कवानीन में। द पॉइंट में जो कहना चाह रहा हूं बच्चे, कहना ये चाह रहा हूं कि जो लॉ में लिख दिया है ना बच्चे, होना वही है, उसके तहत चलना है। मेरी आपकी किसी की भी अंडरस्टैंडिंग की कोई वैल्यू नहीं। द पॉइंट इज कि लॉ में ये लिख दिया है कि गवर्नमेंट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, बट ये नहीं उन्होंने आगे लिखा है, बट जो भी गवर्नमेंट के आगे इदारे हैं वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है। नादरा गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इदारा है। सो नादरा पे एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है बच्चों। जब तक कहीं तक कोई एविडेंस ना हो, आप आप नहीं लिख सकते, आप एग्जम्पशन नहीं दे सकते। किसी को कोई कंफ्यूजन, बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? बच्चों के मैसेजेस आ गए, मैं देख लूं बच्चों, आ गया समझ? नो नो, ठीक है सर। आर यू रेफरिंग दी डेफिनेशन ऑफ द सेल्स टैक्स? बच्चे मैं सेल्स टैक्स एक्ट से ही उठा रहा हूँ या सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट से उठा रहा हूँ, मैं कहीं और से डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा भी नहीं, ठीक है बच्चों। थैंक अच्छा, यू। कोई मसला नहीं, बेफिक्र रहें, मैं कहीं और से कोई चीज नहीं उठाऊंगा। या तो जो प्रैक्टिकल हमारा चल रहा है प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, वो जो पोर्टल है उसमें से दिखाऊंगा, या दिखाऊंगा एक्ट से, ठीक है, और वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सर्विसेज सब चीजें जो गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर होंगी, बट प्रोवाइडेड दैट वो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड होंगी तो वो सर्विसेज का दर्जा रखती हैं। A service explanation दी हुई है, service shall remain and continue to be treated as a service regardless whether or not rendering thereof involved may use supply, disposition or consumption of any goods either as an essential or an incidental aspect of such rendering. The point वो explain करना चाह रहा है कि सर्विस ही रहेगी, चाहे उसकी रेंडरिंग से या सर्विस प्रोवाइड करने से सप्लाई होती है या नहीं होती, डिस्पोजिशन या कंजप्शन होती है या नहीं होती। तो ऑल्दो वो इसका मेन हिस्सा सर्विस होता है, बट उसको हम सर्विस के दर्जे में ले जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूं कि बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपका रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऑल्दो कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट जो दरमियान में बंदा एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जा रहा है, तो उसका ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन से होगा और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आएगी। सो वो सर्विस एग्जिस्ट एज इट इज करेगी, इसको कंफ्यूज ना करिएगा। सिंपल सी बात है, सर्विस जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, गुड्स क्या है जो सर्विस नहीं है, इसको इस तरह रखें तो ठीक रहेगा। गुड्स की मजीद डेफिनेशन के लिए जो कि टेंजिबल आइटम हो और प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में चला जाएगा। यहां तक, इससे आगे इसको मजीद कंफ्यूज करेंगे तो अपने आप के लिए वबाल जान बनाएंगे। इससे ज्यादा वबाल जान नहीं बनाना, इजी रखना है कंसेप्ट को चिल सीन समझ के अपने पास लेके रखना है बच्चों, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है, आगे चल रहा हूं मैं। आई होप। ओ बच्चों, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया नहीं, ये भी मिस हो गया, ठीक है, ये नीचे स्लाइड आ गई, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप सब का इंट्रोडक्शन मैंने लिया था बच्चों, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम शहरियार खान है, ठीक है। तो मैं ACCA हूँ, FCCA बन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने LLB किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से, और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 10 साल प्लस है मेरा एक्सपीरियंस।
और पर्टिकुलरली अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो स्टार्ट में मैंने ऑडिट से स्टार्ट किया था, मैंने ऑडिट्स किए थे, फाइनेंशियल्स बनाने बनाने शुरू किए थे। मुझे टैक्स से इतनी कोई नफरत थी ना, इतनी कोई नफरत थी कि आप में से शायद ही किसी को हो, ठीक है। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी चैलेंजिंग पर्सनैलिटी है। मैं हमेशा, जो कहते हैं ना कि खतरों का खिलाड़ी, मैं खतरों का खिलाड़ी तो नहीं बन सका, अक्षय कुमार तो नहीं हूं मैं किसी के लिए। लेकिन द पॉइंट इज कि मैंने मतलब जिसे जब मुझे नोटिस आए थे, मैं जिस फर्म में था उनको नोटिस आए थे, तो मुझे केसेस असाइन किए गए थे। तो मैंने कहा, मैं डर गया था। मैं डरने के बाद अपने डर को ओवरकम किया, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास सिर्फ एजुकेशन है जिससे मैं रेवेन्यू अर्न कर सकता हूँ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो जायदादों वाले होंगे, किसी से, हर किसी का अपना अपना लेवल ऑफ अर्निंग का एस्पेक्ट होगा। बट द पॉइंट इज, मेरे पास सिर्फ एजुकेशन थी जिसकी बेसिस पे मैं आगे बढ़ सकता था। मैंने एजुकेशन को एज ए टूल यूज करना था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैंने अपनी एजुकेशन को परस्यू किया। एजुकेशन के साथ साथ मैंने फिर अंडरस्टैंडिंग को, लीगल एस्पेक्ट्स को, मैंने मेहनत की है उस तरफ जाके। मैंने बहुत ज्यादा, जैसे कह लो कि पी काटी है एक तरह से। अभी मैं अगर लिटरली बात बताऊं तो बच्चों में सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 12-1 बजे दफ्तर से जा रहा होता हूँ अक्सर। तो मेरी वर्क लाइफ थोड़ी सी इम्बेलेंस है, पर्सनल लाइफ, क्योंकि मेरी वर्क लाइफ का मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दखल है। और मैं आज जिस जगह पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होंगे, अल्लाह उनको और अच्छी अच्छी जगह पे भेजे। कुछ लोग कमजोर होंगे। आप लोग इस सेशन को लेते रहो, इससे अच्छे अच्छे सेशंस भी आएंगे, वो भी लो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। क्योंकि और कोई यहाँ पे हमारे पास सिला नहीं है। हम लोग वही हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा करना है। आप में से कुछ लोग पाकिस्तान से निकलना चाह रहे होंगे, कुछ लोग पाकिस्तान में स्टे करना चाह रहे होंगे, कुछ लोगों की बैलेंस ठीक चल रहा होगा। बट द पॉइंट ओवरऑल हेयर इज कि बच्चों, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है इसी पाकिस्तान में रहने के अलावा, इसी को आगे बढ़ाने के अलावा, इसी के लिए खिदमत करने के अलावा। सो वही कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। जहां तक ये कोर्स की इनिशिएशन की बात है, बशारत ने एक काम स्टार्ट किया है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये वो कोर्सेज हैं बच्चों कि जो हमने 4-5 साल में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं आप लोगों की वर्क लाइफ में जिन्होंने काम किया हुआ है, उनमें बहुत से लोगों के साथ 90% लोग ऐसे होंगे जो किसी को सिखाना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि ये काम भी आपको आए। आपकी वर्क लाइफ में हमेशा ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप, ये कोर्स उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है बच्चों के, आप लोग जब पढ़ो, आप लोग जो टैक्स की साइड पे आना चाहता है तो उसके लिए ये एक खुली किताब हो, आप इससे रहनुमाई लो। आप लोग आगे टैक्स में आप लोगों को मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स है आगे बढ़ने का पाकिस्तान के और हम लोगों के। तो इस फील्ड को बहुत से लोगों ने बड़ा नेगेटिव यूज किया है पिछले काफी अरसे में। तो अब हम जब फर्म में आते हैं तो हम एक ट्रेनी होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जब सीनियर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे पे काम का बर्डन डाला जाता है ताकि हम आगे, मतलब हमें काम आ सके। तो हमें जब काम आना शुरू हुआ, हमें चौथे चौथे साल जाके फर्म में ये काम दिया गया कि ये भी तुम करो। तो द पॉइंट इज के फाइनेंशियल्स के अलावा कुछ आता नहीं था। फाइनेंशियल्स का मतलब है अकाउंट्स बनाना, ठीक है। अकाउंट्स किसी को अगर नहीं पता तो जब वो हमने अकाउंट्स बना बना लिए, सारा कुछ कर लिया, तो जब टैक्स था तो उसमें एक था डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स के लिए मैं बहुत डरता था कि ये क्या चीज है, बहुत मुश्किल होता था मुझे। लेकिन उसमें हमने, मतलब मैं अपनी बात करूं तो बहुत ज्यादा मेहनत करके ये चीज सीखते हैं। और फिर जब आगे जो नए बच्चे आ रहे होते हैं, वो जो स्पेशली जो लॉयर्स होते हैं या जो जॉब्स कर रहे हैं, अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस एवेन्यू को देखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये एक ऐसी रहनुमाई है कि बच्चों, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा इसकी ABC भी आ गई ना, तो Z तक आप लोग खुद ही पहुंच जाएंगे। हमारा काम है ABC से लेके J तक पढ़ाना। और जो J से आगे है, मतलब 11 से लेके 26 तक, वो आप लोग खुद ही पढ़ोगे, वो खुद ही मेहनत करोगे, खुद ही आएगा। तो मैंने रहनुमाई दिखानी है, मैंने रोशनी दिखानी है आप लोगों को, बच्चे ये रोशनी है, पड़ जाओ इसके पीछे। आप लोग इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इसको आप इंजॉय करोगे, कोई मसला नहीं होगा। ये बहुत सिंपल चीज है, बस लैंग्वेज बैरियर होता है ज्यादातर बच्चों का। लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग डरते हैं। हत्ता के कानून सबको आता है।
अब अगर मैं सिंपल बताऊं कि सेल्स टैक्स क्या है, आप लोग कहोगे सर जी 17%, 18%। आधे बच्चों को वैसे ही पता होगा सर सेल्स टैक्स वो है कि जो सेल करते हैं उस पर टैक्स लगता है। वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जब आप इनपुट एडजस्ट कर रहे होते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीजें जब आप करोगे, आप लोग इंशाल्लाह हम आपको आपकी टेक्निकल जिसे कहते हैं ना, आप लोगों के लिए जो जार्गन्स हैं वो आप लोगों के जब हम खत्म करेंगे तो आप लोगों के लिए टैक्स ऐसा हो जाएगा जैसे मतलब जैसे को इजी इजी टू गो या हलवा जैसे कह लो, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। करंटली मैं जैज में होता हूँ, मैं एज ए लीगल काउंसलर टैक्सेशन हूँ उनका, मैं इन हाउस लीगल काउंसिल हूँ बच्चों उनका। और मैं साथ साथ एक फर्म है रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट में, वहां पे मैनेजर भी हूँ, सीनियर मैनेजर टैक्सेशन हूँ वहां पे। रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में मैं मतलब एज ए पार्ट टाइम उनके साथ असिस्ट करता हूँ, एज ए मैं पार्टनर के दर्जे पे एक तरह से हूँ, बट ये कि मैं असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, किसी ने कोई सवाल करना है? किसी का माइक ऑन हुआ है बच्चों, कोई सवाल करना है तो बच्चे बोलो। अच्छा चलो मैं म्यूट कर देता हूँ बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अच्छा तो मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है। और मैं मतलब टैक्स में काफी मैं बहुत जैसे कह लो कि मैंने काम काफी ज्यादा किया है। मैं अगर एक्चुअली बात कहूँ ना तो मैंने टैक्स का बहुत ही ज्यादा काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी मेरे साथ। मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही आला दर्जे पे हूँ, बट द पॉइंट इज कि मैं टैक्स में मतलब जजेस के साथ जब हमारी हियरिंग्स होती हैं जो भी होता है, तो आई एम गुड इनफ कि मैं उनको चीजें अपने इशू समझा देता हूँ इजीली, तो काम करने की वजह से। तो पॉइंट इज कि आप लोगों को इनशाला इजी होगा। पॉइंट अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा यही था। किसी ने कोई सवाल पूछना इंट्रोडक्शन के लिए तो मैं बताओ बच्चों, मैं आप लोगों को ये कर देता हूँ, बता देता हूँ। कुछ और पूछना है हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई सवाल है बच्चों किसी का? सब बोलो नहीं। नहीं सर। नहीं सर। चलो गुड बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम ना अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेल्स टैक्स और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, मैं जब प्रोविंशियल कहूंगा तो सारे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स आएंगे बच्चों, गौर से सुनिएगा, आराम से, तहम्मुल से, बट गौर से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ऐसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं रिपीट भी करूंगा, आप लोगों के मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा बच्चों। सेल्स टैक्स एक्ट और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट से ही निकल सेल्स टैक्स प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट निकला ही सेल्स टैक्स एक्ट से है। गुड्स की सेल पे जो रेट्स या चीजें जो भी प्रोसीजर होता है, 90% आप कह लो कि वैसा ही प्रोसीजर है जो सेल्स टैक्स सेल्स एक्ट में है, वही प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में है, मां सिवाय कुछ डिफरेंसेस के। मेन डिफरेंस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का। उसको अगर डिफरेंस को साइड पे कर लो तो क्या सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में डिफरेंस है? मतलब बहुत कम है, 10 to 15% डिफरेंस है। मेरा काम आप लोगों को वो 10 to 15% जो डिफरेंसेस है ना, वो आप लोगों को स्पेशली हाईलाइट करना। ये बच्चों डिफरेंसेस हैं। अब सिमिलैरिटीज की बात करते हैं बच्चों। डेफिनेशंस जो हैं, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस सेल्स टैक्स एक्ट से उठी हुई है। बट अच्छा, अब एक चीज मिस कर रहा हूं मैं आप लोगों को ना बच्चों, जब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, आप स्क्रीन देख रहे हो ना बच्चों, आप लोग स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं है? जी सर, आप आगे हैं। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर थोड़ा सा इसे मतलब मेरे ख्याल में बड़ा कर रहे हैं जी। बड़ा मैं करता हूँ बच्चों, एक मिनट में इस्लामाबाद वाला दिखाता हूँ बच्चों। अच्छा अच्छा बच्चों, जो सेल्स टैक्स है ना, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, मेरा टॉपिक प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, तो मैं उसको सेल्स टैक्स कह रहा हूं तो काइंडली कंफ्यूज ना होइएगा गुड्स के सेल्स टैक्स के साथ, ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अब सर्विसेज पे मैं रहूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सर्विसेज पे रहूंगा। इसमें दो शेड्यूल होते हैं। एक शेड्यूल होता है जिसमें गुड्स लिखे, जिसमें सर्विसेज आइटम लिखे होते हैं, जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय or rented by hotels, motels, guest house, marriage hall, and lawns, etc., etc., etc. Advertisement on television. It's the service provided by a person authorized to transact business on behalf of others. Courier services, construction services,
ये लाइन है पूरी, ठीक है। सो इसमें जो शेड्यूल है, अच्छा ये है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ इस्लामाबाद। अगर हम इसी तरह केपीके का देखें बच्चों, वो भी मैं दिखाता हूं आप लोगों को स्क्रीन अभी आ जाएगी, केपीके की भी चल रही है, ये देखते हैं। सो द पॉइंट इज, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल, नजर आ गया ना बच्चों? किसी को कोई मसला तो नहीं है स्क्रीन पे? जी सर क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, होटल एंड सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल, क्लब्स, केटरर्स, मोटेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लिस्ट काफी बड़ी है, ठीक है। सो ये लिस्ट है। सो कहने का मतलब क्या है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में चार सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान और सिंध, उनका पैटर्न सेम है। वो शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल है वहां पे, जबकि इस्लामाबाद में इसमें दा शेड्यूल है, एक शेड्यूल है, उसमें टेबल्स हैं आगे, ठीक है। सो 5 में पढ़ा रहा हूं आपको, 4 में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है, जबकि जो इस्लामाबाद है उसमें दा शेड्यूल है। मैं इस्लामाबाद दोबारा दिखाता हूँ, ये है दा शेड्यूल, इसके अंदर फिर टेबल्स हैं आगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 इस तरह है। जबकि बकिया सब में, ये मैं अब दिखा रहा हूं दोबारा केपीके का, इसमें फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, इसके बाद सेकंड शेड्यूल। क्या कहने का मतलब, फर्स्ट शेड्यूल में तमाम वो आइटम्स आ रहे हैं जो कि सर्विसेज है, एक तरह से आप कह लो, जो सर्विसेज को आगे से कह लो कि टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये सर्विसेज है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, इन सर्विसेज के ऊपर रेट ऑफ टैक्स दिया गया है। अब मैं आपको सेकंड शेड्यूल दिखाता हूं केपीके का, ये वही चीज है बच्चों, कोई खास फर्क नहीं है फर्स्ट शेड्यूल से सेकंड शेड्यूल में। जो ये आगे सेकंड शेड्यूल नजर आ रहा है ना बच्चों, आई होप। ये वही शेड्यूल है जो फर्स्ट था, बट फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर रेट ऑफ टैक्स लिख दिया गया है। सो जो यहां पर टैक्स लिखा गया है, यही टैक्स का रेट अप्लाई होना है। फर्स्ट शेड्यूल में आइटम्स सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं उन पे स्पेसिफिकली आप कहो कि यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है हेडिंग्स का, हेडिंग्स के कॉलम में उसने पीसीटी हेडिंग्स लिखी हुई है, पाकिस्तान कस्टम टैरिफ हेडिंग्स कह लो आप, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना, सिंपल बता रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में फर्क इतना है कि एक में रेट ऑफ टैक्स लिख दिया गया है, एक में सिर्फ और सिर्फ उनकी वो क्लासिफिकेशन लिख दी है कि सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। जबकि इस्लामाबाद में सारी की सारी वो एक ही इकट्ठा लिख दी गई है, बस टेबल 1 और टेबल 2 में लिख दिया गया डिफरेंसेस। सो ये लॉ में जिस तरह चल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही बच्चों? नो सर, सर क्लियर है सर। ऑल ओके। है कि ये अभी जो लेटेस्ट सेल टैक्स के रेट चेंज हुए, ये इस्लामाबाद वाला वही चेंज वाला है बच्चों वो सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं है, सेल्स टैक्स एक्ट। अच्छा, सेल टैक्स। वो गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स है, ना ये कि इस्लामाबाद में तो सर 15% नहीं है सर्विसेज पे तो। बच्चे इस्लामाबाद में तो डिफरेंट आइट बच्चे। अच्छा सब्र करो, मैं तुम्हें एंड पे बताता हूँ, हौसला हौसला, जहां से शुरू कर रहे हैं ना वहां से चलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, एंड पे सारे इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे। इसी डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशंस में ज्यादातर जो शेड्यूल 1 में जो लिखे गए हैं आइटम्स, उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि होटल्स किसको कहते हैं, स्टीव डोर्स किसको कहते हैं, इस तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं सेल्स टैक्स डेफिनेशंस के उसमें सेक्शन में। ये सिमिलैरिटी है सेल्स टैक्स एक्ट के साथ, उसमें भी डेफिनेशंस दी जाती हैं। अब रजिस्ट्रेशन मेथड्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन मेथड सेल्स टैक्स एक्ट का है, ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट का है। मैं अभी रजिस्ट्रेशन मेथड आपको दिखाता हूं नीचे। असेसमेंट्स, आपने जब रिटर्न फाइल करते हो ना बच्चों, जब रिटर्न फाइल करती है
उसके बाद जो ऑफिसर है वो आपकी रिटर्न को इंस्पेक्ट करता है कि आपकी रिटर्न सही है कि नहीं है, उसमें रेट ऑफ टैक्स सही डाला है कि नहीं डाला, उसको कहते हैं असेसमेंट्स। यही असेसमेंट सेल्स टैक्स एक्ट में भी है, यही असेसमेंट प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट में भी है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दोनों ही सेम है। शेड्यूल्स उसमें भी प्रोवाइडेड है सेल्स टैक्स एक्ट में, इसमें भी प्रोवाइडेड है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में। उसमें जो शेड्यूल्स हैं वो 11 शेड्यूल्स या 12 शेड्यूल्स आ गए हैं, शायद 13 भी है मेरे ख्याल से, जो सेल्स टैक्स एक्ट में है। इसमें 2 ही शेड्यूल्स होते हैं मैक्सिमम, जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट है। विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स इसमें भी हो रही है, उसमें भी हो रही है, दोनों में। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, बच्चे कोई इनपुट टैक्स आप में से कोई एक बंदा बताए कि इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं। उसको मेरी तरफ से मलिक रियाज का प्लॉट, ठीक है, डी। बच्चे कोई बताओ। सर जो रॉ मटेरियल पे टैक्स लगता है वो इनपुट होगा, और जो हम सेल पे लगता है उसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स है वो। बच्चे इसलिए तो मैंने प्लॉट रखा है ना, किसी को दूंगा नहीं ना, डेफिनेशन गलत हुई आपकी। कोई और बच्चा बताए। बच्चों खुल के बोलो यार, टेंशन नहीं लेनी बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, खुल के बोलो। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। जब भी परचेजेस करोगे ना बच्चे, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं परचेजेस, जब भी परचेज करोगे उस पे जो सेल्स टैक्स आप बेयर कर रहे हो उसको कहेंगे इनपुट टैक्स, ठीक है। परचेज ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स, दोनों सूरतों में जो भी टैक्स आप बेयर कर रहे हो उसको कहेंगे इनपुट टैक्स। जो भी आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, दोनों पे जो टैक्स लगता है, जो सेल्स टैक्स लगेगा, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। कोई कंफ्यूजन रहेगी बच्चों किसी को? सर क्लियर गुड हो गया सर, जबरदस्त। बच्चे किसी और बच्चे को, कोई बच्चे सबको समझ आइए, मुझे तो अब 5-6 जवाब बंदे दो। जी सर जी, सर एक सर दफा समझ फिर आ रही बताइए। है। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा सर अब सॉरी, बच्चे, एक दफा फिर बताइए प्लीज सर। चलो ठीक है। बच्चे जब भी परचेज करोगे, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विसेज, तो जो भी टैक्स आप बेयर करोगे उसे कहेंगे इनपुट टैक्स। जब भी आप सेल करोगे, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट OUT वाला, ठीक है। सो परचेज पे इनपुट टैक्स लगता है, सेल पे आउटपुट टैक्स लगता है। क्लियर हो सर गया फॉर बच्चे? द सेम गुड्स या मतलब दूसरे किसी और गुड्स की भी बात हो सकती है? मैंने बच्चे कंपनी के एक एक की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कंसेप्ट ये है, ठीक है बच्चे। तो आपने परचेज किया है, गाड़ी सेल की है आपने, ट्रैक्टर, ठीक है। तो गाड़ी पे जो आपने परचेज करने पे टैक्स दिया है वो आपका होगा इनपुट टैक्स। आपने, अब आपके पास ट्रैक्टर भी खड़े थे, आपने वो बेच दिया है, तो जो भी आपने उस पे टैक्स चार्ज किया है, टैक्स कलेक्ट किया आपने अगले बंदे से। आप याद रखो, जब भी आप परचेज करते हो तो टैक्स आप क्या करते हो, पे कर रहे होते हो। जब आप सेल कर रहे होते हो तो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे होते हो अगले बंदे से। तो जो कलेक्ट कर रहे होते हो उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स, ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब है सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक ही चीज पर हम 2 दफा टैक्स दे रहे होते हैं, या दिया और लिया जा रहा होता है। एक दफा हम देते हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो हमने जब गाड़ी परचेज की तो हमने उस पे जो है सेल्स टैक्स पे किया, और उसके बाद वो गाड़ी हमने सेल कर दी तो उस पे हमने सेल्स टैक्स रिसीव किया, तो 2 दफा उस पे टैक्स हो रहा है, राइट सर? यानी कि हाँ, एक तो ही चीज पे आपने तो इनपुट एक और दफा पे आउटपुट किया दोनों ना, हो गए। एक हाँ पे तो आपने किया ना, ठीक है। जी। अब सेल्स टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है, सेल्स टैक्स होता क्या है, मतलब आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट आगे इससे लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स की लायबिलिटी क्या है बच्चों? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। एक स्टेप आगे चले गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है बच्चों, मैं स्टार्ट से बता दूंगा, किसी को कंफ्यूजन है मुझे बता दो, ठीक है। आउटपुट टैक्स क्या है? क्लियर है सर। सेल्स पे टैक्स लगना, आउटपुट टैक्स। इनपुट क्या है? परचेज पे। सो आपने गाड़ी, किसी बच्चे ने गाड़ी खरीदी है,
उस पे जो उसने टैक्स पे कर दिया है वो उसका इनपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स क्या है? जब उसने वही गाड़ी बेच दी है उस पे जो उसने सेल्स टैक्स चार्ज किया है वो उसने कलेक्ट कर लिया है आगे से। जो कलेक्ट कर लिया है वो होगा आउटपुट टैक्स। अब आपने टैक्स देना कितना है सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स की लायबिलिटी क्या है? सेल्स टैक्स पेएबल कितना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है बच्चों? तो वो जो लायबिलिटी दोनों का लेट्स रेट फर्क होगा? बच्चे एक चीज मुझे बताओ कि एक सिंपल सी बात है। आपने कोई भी चीज खरीदनी है, यहाँ पर ना काफी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपने बिजनेस कर रहे हो ना आप, सिंपल सी बात है, बिजनेस करोगे तो आप ये करोगे, परचेज और सेल करोगे। आपने कोई चीज गाड़ी खरीदी है, लेट से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, गाड़ी का इक्विपमेंट खरीदा है, आपने उससे आपने जैसे कि टायर खरीदे हैं, रिम खरीदे हैं, गाड़ी की बॉडी खरीदी है, तारें खरीदी हैं, सीटें खरीदी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने असेंबल करके गाड़ी बना ली। आपने जब गाड़ी बनाई है तो आपने हर एक एक आइटम को परचेज करने पे सेल्स टैक्स पे किया है। लेकिन जब आप गाड़ी बेचते हो तो आप गाड़ी पे सेल्स टैक्स चार्ज करते हो, मतलब आप चार्ज करोगे, आगे से कलेक्ट कर लोगे उनसे। तो जो परचेज टोटल आइटम जो आपने परचेज किए हैं उन पे सेल्स टैक्स का रेट में भी डिफरेंट हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, किसी किसी आइटम पे डिफरेंट होता है। एक बीच में जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड होती है ना, उसके लिए थोड़ा डिफरेंस होता है। बट द पॉइंट ओवरऑल इज, आपने 1 करोड़ की गाड़ी आपने मैन्युफैक्चर की लेट से, लेकिन आप 1 करोड़ की बेचोगे तो नहीं ना बच्चे, आप बेचोगे 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। सो आपने 1 करोड़ की जो गाड़ी तैयार की है उस पे 17%, 18% सेल्स टैक्स था, 18% था तो 18 लाख रुपए आपका सेल्स टैक्स आपने परचेजिंग के टाइम पे टैक्स दे दिया। गाड़ी जब बेचोगे तो 2 करोड़ की बेचोगे, 1.5 करोड़ की बेचोगे, प्रॉफिट नहीं रखना आपने, जेब में इनकम टैक्स नहीं देना, कोई मुनाफा नहीं रखना, आपने प्रॉफिट भी तो देखना है अपना, आपने अपने एम्प्लॉयज को भी तो पैसे देने हैं, 1000 काम करने हैं आपने प्रॉफिट से। सो द पॉइंट इज, जब आप महंगी गाड़ी बेचोगे तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स सेम रेट तो वही रहेगा, 18%। 18% आपने चार्ज कर दिया 2 करोड़ के ऊपर, तो आपका टैक्स आपने कितना कलेक्ट किया? 36 लाख रुपए लोगों से। यानी कि मैंने 2 करोड़ की बात वैल्यूएशन पे 18% लगाया, तो 36 लाख रुपए आपने लोगों से, एक जिस बंदे को बेची उससे कलेक्ट कर लिया। आपकी लाइबिलिटी ऑफ टैक्स कितनी है? 36 लाख माइनस 18 लाख। तो जो 18 लाख है वो आपका पेएबल होगा। अब वो सेल्स टैक्स जो है ना बच्चे, ये आपकी मिल्कियत नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत है। आपने लोगों से कलेक्ट करके हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराना है। इसी को कोई कंसेप्ट में कोई इशू आया है बच्चों तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर ये वाली बात ना दोबारा ये समझा दें। अच्छा, ये कौन सा बच्चा बोला है, मुझे बताओ जरा, कौन था? सर टेक्नो ये केमो? टेक्नो केमोन वाला। ठीक है ठीक है। अच्छा, टेक्नो वाले भाई आप मुझे बताओ, अब आपके मोबाइल से शुरू करते हैं, चलो गाड़ी से ही शुरू करते हैं। आप मुझे खुद बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताओ, आपने कोई भी आइटम उठा लो जिंदगी में, जो भी मजे का आइटम है वो बताओ, कोई भी मजे का आइटम बताओ जो आप सेल और परचेज का कारोबार करना चाहते हो। सर गाड़ी रख लें, गाड़ी बता। गाड़ी, चलो ठीक है। सारे बच्चे गौर से सुनना, ठीक है, सब के सब बच्चे, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उनसे उनका, आपने गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें लगानी है? एनी 5 आइटम्स। आफ्टर परचेज हम जो है वो आफ्टर परचेज नहीं बच्चे, आपने गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस पे आओ। गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं उसकी, उसका इंजन लगा रहे हैं, उसके टायर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, एक्सेसरीज कर रहे हैं, ये जब सारी आपने चीजें उसमें। परचेज किया ना बच्चे, आपने किसी से हम्म, परचेज किया होगा ना ये, या खुद मैन्युफैक्चर किया होगा, मैन्युफैक्चर के लिए भी तो रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करोगे ना आप, एग्जैक्टली। डेफिनेटली। ठीक है, तो लेट से आपका जो रॉ मटेरियल था, टायर था, इंजन था, बॉडी थी, गद्दियां थी, सीट्स थी, कुशंस थे, मल्टीफॉर्म वाला था, जो भी था। ठीक है, आपकी ये रॉ मटेरियल था, आपने मैन्युफैक्चर करना है। आपने जब ठीक चीजें है। लोगों से, किसी भी कंपनी से ये चीजें खरीद ली हैं, जब खरीदी है, अब आपने गाड़ी तैयार करनी है। अब जो परचेज आपने की है उस पे जाहिर है सेल्स टैक्स तो आपने उसको दिया होगा। हम्म, ठीक है, तो जब सेल्स टैक्स आपने दिया तो वो से लेट से कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है ठीक बच्चे, है।
आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करोड़ रुपए है, उसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, तो 1 करोड़ पे आपने कितना टैक्स दे दिया अगले को? 18% के हिसाब से 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए आपने 1 करोड़ के अंदर शामिल था। हम्म 18 लाख रुपए आप अगले बंदे को दे चुके हो, आपने वैल्यू ऐड की है, उसको असेंबली की, वो चीजें आपने फिट की हैं इकट्ठी। जब आपने सब चीजें मतलब आपने इंजन किसी और से लिया, तारे किसी और से ली, कुशन किसी और से लिए, बॉडी किसी और से ली, आपने क्या वैल्यू ऐड की? आपने उन सबको एक यूनिट बना दिया। सो जब वैल्यू ऐड आपने की है, उन सबको एक यूनिट बनाने की आपने वैल्यू एडिशन की है। अब आपने क्या करना है? गाड़ी सेल करोगे। बेयर इन माइंड कि 18 लाख रुपए आप टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को दे चुके हो। आगे क्या चलते हैं? आपने गाड़ी सेल कर दी है, ठीक हो गया बच्चे? ठीक है। जब गाड़ी सेल की तो अपनी मर्जी की अमाउंट बताओ, कितने की बेचोगे? मर्जी की अमाउंट बताओ। 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ की। सो 1.5 करोड़ पे, अब ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टैक्स इसमें शामिल है। सो आपने 1.5 करोड़ की आगे बेच दी, तो 1.5 करोड़ के ऊपर आपका टैक्स कितना लगेगा? बताओ जरा, 18% लगाओ 1.5 करोड़ पे। 18%, 1.5 करोड़ पे कोई बनेगा 27 लाख रुपए। 27 लाख, ठीक है, 27 लाख। डन। सो आपने जब गाड़ी बेची 1.5 करोड़ की, तो उसमें 27 लाख रुपए शामिल था, आपने गाड़ी आगे पास ऑन कर दी, ठीक है। जब आपने बेच दी तो 27 लाख का टैक्स आपने अगले बंदे से रिसीव कर लिया। जैसे परचेज पे आपने दिए ना, इसी तरह सेल करने पे आपने अगले से रिसीव कर लेना टैक्स। अब आपने जब रिसीव कर लिया, अब अगर आप देखो ये 27 लाख किसी से ले लिए, 18 लाख 18 लाख आप दे चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। आपके टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 9 27 लाख लाख रुपए एक्चुअल में आपकी लाइबिलिटी बनती है, 27 लाख रुपए। लेकिन उसमें ठीक है। से जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को, वो माइनस कर दोगे। वो 18 लाख आप दे चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है। सो 27 माइनस 18 करोगे तो 9 लाख आपकी लाइबिलिटी स्टैंड कर जाएगी। ये आपने हुकूमत पाकिस्तान को देना है सेल करने के बाद। सेल करने के बाद। अच्छा सर, फिर मुझे एक चीज इस तरफ क्लियर कर दें कि अब जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स नहीं दे रहा होता। इसका मतलब है कि जो एंड यूजर है, जो हाँ, कंज्यूमर है, वो टैक्स दे रहा होता है, सेल्स टैक्स बिल्कुल, बेसिकली पे इसीलिए वो कर रहा इनडायरेक्ट होता टैक्स है। कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें कोई भी हिस्सा जो है वो मैन्युफैक्चरर का या जो इंटेंडर्स होते हैं उनका नहीं होता। ये हमेशा नहीं, जो है वो एंड यूजर या कंज्यूमर जो है वो पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। हाँ, राइट। आप कलेक्ट करके दे रहे होते हो। ठीक। ठीक है। ठीक है बच्चों सर। समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ मुझे, मैंने आगे चलना है। सर एक क्वेश्चन है। सर क्लियर है सर, थैंक्स। एक क्वेश्चन है सर। हुक्म। जी देखिए, अब अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लेते हैं, जो कार का मैन्युफैक्चरर है, लेट्स वाइज कोई भी कंपनी ले लेते हैं, सुजुकी है, होंडा है, वॉटेवर। अब वो जो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स दिया है, ठीक है। अब वो हाँ, जब कस्टमर को गाड़ी सेल आउट करके वो आउटपुट टैक्स में कन्वर्ट कर देती है, तो वो डेफिनेटली वो जो सेल्स टैक्स कस्टमर से उसने हासिल किया वो पे करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ठीक है। अब जो इसका डिफरेंस है वो अपना प्रॉफिट भी जनरेट करती है इससे। देखो ना, उसने, देखो उसका प्रॉफिट क्या था। अगर रियलिटी में हम देखें, टैक्स को साइड पे, टैक्स को निकाल दो सब में से, ठीक है। आपको गाड़ी कितने की पड़ी? ये आपने गाड़ी कितने की बनाई थी? 1 करोड़ की। टैक्स निकालो तो गाड़ी कितने की बनाई थी? 82 लाख रुपए की, ठीक है। सेल कर रहे हो आप 1.5 करोड़ की, उसमें से कितनी लाइबिलिटी है? 27 लाख थी। तो माइनस कर लो, तो 1 करोड़ 23 लाख की। तो 1 करोड़ 23 लाख की आपने सेल की है, 82 लाख की आपने मैन्युफैक्चर की है। तो जो ठीक है। 23 लाख जमा 18 कितना हो गया यार? 51 नहीं, 41। एज मटा 41। 41 लाख आपने प्रॉफिट कमाया ना उसके ऊपर बच्चे। इस ठीक है। 41 लाख के ऊपर आप इनकम टैक्स दोगे आप, ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर बच्चों? जी ओके सर। ओके अच्छा सर, सर, थैंक्स। एक क्वेश्चन था कि अगर इनपुट टैक्स जो है वो एक एक साल में दिया जा रहा हो और आउटपुट टैक्स जो है वो जाके अगले साल में होगा, तो फिर इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी इसको? ग्रेट क्वेश्चन बच्चे, गुड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। चलो बच्चे, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह कल आपको इनपुट सारा समझाऊंगा। चलो ये ठीक जो सर। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। ठीक है, लीगली कैसे करना है इसको, वो एक डिफरेंट है। हम 100% इनपुट हमें मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको पहले कल के लिए बता रहा हूँ। अभी कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। ठीक है, कल जब मैं सेशन करूंगा तो कंसेप्ट पीछे रह जाएगा, लॉ क्या कहता है वो बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है। सो अब और दूसरा, इनपुट टैक्स के लिए शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको ले लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपको कंडोनेशन देनी पड़ती है लॉ में, एफबीआर को, कि मेरा ये सर इनपुट है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने कहा है कि हमने इनपुट टैक्स वो पे करना है और सेल्स टैक्स वो भी जो सर वो भी दोनों जो सर वो पे करना है, ठीक हो गया। दोनों साइडों पे वो हो रहे हैं, दोनों तो हमने पे कर दिया है। तो अब वो जो आप कह रहे हैं फिर उसके बाद दोबारा कैसे हमने जो सर वो देने वाली बात हो रही है या उसे एडजस्ट करना है, कि वो चीज कहाँ पे चाहिए कैसे हो रही है। अच्छा, वो मैंने कहा ना कल के सेशन में होगा। मैंने कहा कंसेप्ट क्लियर कर लो। अच्छा बच्चे, मैं आपको, अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बच्चे। सिंपल सी बात है कि आपने इनपुट ले लिया। अच्छा, दोनों तरफ पे नहीं कर रहे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने एक जगह पे कर रहे होते हो परचेज के टाइम पे, सेल के टाइम पे आप लोगों से कलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अब जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है, जो सेल्स के टाइम पे आपने लोगों से कलेक्ट किया वो आपकी लाइबिलिटी है। बट उसमें से कुछ ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हो हुकूमत पाकिस्तान को। ठीक है, यार मैं ना आप लोगों को ना एग्जांपल देता हूँ तो बच्चे। सर जो कलेक्ट करेंगे वो वाला भी तो पे करना होगा ना, या वो उसमें से माइनस कर जो अपने पास पहले कलेक्ट हो गया वो माइनस करके बाकी डिफरेंस हम पे कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे, ये एक्सेल शीट आई होप आप लोगों को नजर आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी सारा ना अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चे, जहां को कंफ्यूजन हो बताना बच्चे। स्क्रीन नजर आ रही ना बच्चों? जी सर आ रही। क्लियर है। ये भी परचेजी सेक्शन है। ये हमने कहा था कैसी। अब ये जो मैं इसको ना हाईलाइट कर रहा हूँ ना बच्चे, इस कलरिंग डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये जो अभी हमने डिस्कशन की थी ये उसकी एक समरी मैंने बनाई है।
ठीक है, नहीं सर, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। किसी और बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है? बच्चे, स्क्रीन नजर आ रही है? किसी को हाँ सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? या चल मैं आगे चलूंगा, बच्चे को गौर से सुनना है, ठीक है? अब आगे क्या है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है? अब हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है बच्चे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमारा कितना था? ये था अमाउंट। इनपुट टैक्स कितना था हमारा? ये अमाउंट थी, ठीक है? सो सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है? दिस माइनस दिस। अब ये आ गया पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो ये वाली अमाउंट है ना बच्चों, 9 लाख रुपए, ये आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अभी देना है। अब थोड़ा सा मैं समझा रहा था बच्चे, वो मैं बताता हूँ। ये जो आउटपुट टैक्स है ना बच्चे, आउटपुट टैक्स है, ये आपने सेल्स के टाइम पे उठाया है, ठीक है? कलेक्ट किया है, इसे कह लो कलेक्शन। ये आपने प्रीवियसली पेड है, जो 18 लाख है। बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? नहीं सर, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर Clear सर, है? अच्छा, अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब आपकी लायबिलिटी क्या है? 9 लाख रुपए, ये आपकी लायबिलिटी है। आप 18 लाख पहले दे चुके हो, बाद में आपने 27 लाख रुपए किसी से कलेक्ट किया है। अगर रियलिटी रियलिटी में देखें तो 27 लाख जो अमाउंट है, एक्चुअल लायबिलिटी आपकी 27 लाख है। बट लॉ कहता है कि जितना आपकी लायबिलिटी है उसमें से जो ऑलरेडी आप दे चुके हो वो माइनस कर दो। सैलरी इनकम के ऊपर बच्चों आप लोग क्या करते हो? सैलरी रिटर्न के टाइम पे सैलरी इनकम पे आप एंड पे जाके, पहले तो पूरा महीना, हर साल में 12 महीनों में आपकी सैलरी पे टैक्स कटता रहता है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप उसमें सैलरी का टैक्स बनाते हो, पहले सैलरी इनकम लिखते हो, उस पर टैक्स बनता है। सिमिलरली लॉ कहता है कि जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो माइनस कर दो। ये भी वही कंसेप्ट है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, दिस इज काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। आपने 18 लाख पहले दे चुका हुआ है, तो जो 18 लाख रुपए आप दे चुके हो वो आपने माइनस कर देना है। जो माइनस करोगे तो 9 लाख आपकी लायबिलिटी बन गई। अब जो मैं इससे अगली बात कर रहा हूं वो बच्चे जरा गौर से सुनिएगा। इससे अगली, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर है, ठीक है? अब जो ये इनपुट टैक्स है बच्चों, मैं जो कंसेप्ट कह रहा था कि लॉ, अब आपने एक सवाल किया था बच्चे कि सर हमने गाड़ी तो 1 साल बाद जाके बेची है, तो जो साल बाद बेची है तो क्या वो उसका जो इनपुट है वो अलाउ होगा या जो भी होगा? तो लॉ कहता है कि 6 महीने से ज्यादा आप इनपुट नहीं रख सकते अपने पास, ठीक है? आप 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी गाड़ी बन गई है वो आप उसका क्लेम ले लो मुझसे। 6 महीने के बाद मैं इसका क्लेम नहीं दूंगा, लो जो FBR कहता है। फिर उसके लिए हमें कंडोनेशन देनी पड़ती है। रियलिटी क्या है? एक सर्कल ऑफ बिजनेस होता है। आपने एक चीज ले ली, आप किसी और के साथ एडजस्ट करते गए सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। आपने गाड़ियां परचेज करके गाड़ियां सेल करने का बिजनेस है, गाड़ियां मैन्युफैक्चर करके सेल करने का बिजनेस है। सो आप रॉ मटेरियल के तौर पे लेते जा रहे हो इनपुट, सेल करते जा रहे हो गाड़ियां। तो आज जितना इनपुट था, कल को जितना आउटपुट होगा 6 महीने के अंदर वो एडजस्ट कर लेंगे। आपने एक गाड़ी तो नहीं बनानी ना बच्चे, 100 गाड़ियां बनाओगे हर महीने, 10,000 गाड़ियां बनाओगे हर महीने। तो जो पहली जो रॉ मटेरियल परचेज करने का इनपुट है, वो जो गाड़ियां सेल कर रहे हो उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई आर नहीं है। लेकिन गाड़ियों का इनपुट ट्रैक्टर के साथ एडजस्ट नहीं करना, गाड़ियों का जो इनपुट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ एडजस्ट नहीं करना,
गाड़ियों को जो इनपुट है किसी होटल इंडस्ट्री के साथ एडजस्ट नहीं करना, यहां पर बार है। बकिया आप सर्कल ऑफ बिजनेस में जब फॉल करते हो तो आपका रेगुलरली एक जैसे कहते हैं ना सीबीयू बनते जा रहे होते, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट इन पाकिस्तान, वो आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम बनते जा रहे होते हैं, उनके साथ आप एडजस्ट करते जा रहे होते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है बच्चे तो बताओ। उस्मानी भैया आपका रेज हैंड हुआ है। जी सर, आप अलाउ करेंगे तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा सर। हुक्म सर हुक्म, पूछें क्यों ना पूछें। अच्छा सर, इसमें ये तो मुझे समझ आ गई जो अभी आपने चीज समझाई, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना, यानी कि अगर एज अ इंडिविजुअल मैं ले रहा हूँ तो ये तो सब कुछ बिजनेस के हवाले से बात हो रही है ना, जो भी एक बिजनेस एंटिटी है उसके लिए ये एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं है ना, जो नॉन बिजनेस यूज के लिए गाड़ी ले रहे हैं या बाद में नॉन बिजनेस यूज के लिए एज इन इज पर्सनल लाइफ वो गाड़ी खरीदता है और बेचता है, उस पर तो नहीं ये चीज नहीं अप्लाई करती। नहीं बच्चे, सही है। उसके लिए एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, वो उसके लिए ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन बात ये है फिलहाल एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से कहो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्का सा भी बिजनेस होगा तो फिर उसमें मसला होगा। ठीक है, और इंडिविजुअल के बिल्कुल लिए सही। नहीं है ये चीज एप्लीकेबल। अच्छा ये ओके। चीज है, किसी का कोई इशू तो नहीं रह गया बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन बच्चों। चलें, एक सर चीज क्लियर है, क्लियर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, माशाल्लाह। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चे एक चीज याद रखो, अब जो अगला कंसेप्ट है ना जो मैंने कल समझाना है, थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट कर दूं आप लोगों के। लॉ ये है कंसेप्ट, अभी तक मैंने 9 लाख ही फर्जी सब कुछ मैंने बनाया आप लोगों के आगे। लॉ कहता है कि 18 लाख जो है ना, 18 लाख। अच्छा ये पहली बात है कि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये है गाड़ी, गाड़ी डील होती है सेल्स टैक्स एक्ट में। मेरा मसला क्या था, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अब यही चीज एज इट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर दें सर्विसेज में। जब आपने परचेज ऑफ सर्विस की और फिर सेल ऑफ सर्विस की, कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत मिसालें हैं। आपने परचेज ऑफ वो किया, एक आपने जैसे कह लो कि ऑडिट की सर्विसेज ली, आप आगे से एक कंपनी को उसकी बेसिस पे एडवाइस दे रहे हो। सो दोनों सूरतों में ऑडिटर भी आपने रखा है, उसकी एक ऑडिट फर्म रखी है, उसकी सर्विसेज अलग ले रहे हो, और आगे जिसको ओपिनियंस दे रहे हो उनको भी सर्विस रेंडर कर रहे हो, सर्विस विद सर्विस रेंडरिंग। दोनों सूरतों में जो इनपुट बन रहा है वो आपका लॉएबल है। बिजनेस नेचर सेम होगी तो आपका इनपुट लॉएबल है। एक अगला मेन कंसेप्ट आप लोग अभी बता रहा हूं, कल हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये जो 18 लाख रुपए है बच्चों, ये जो 18 लाख है, लॉ कहता है कि आप 18 लाख पूरा का पूरा 100% माइनस नहीं कर सकते। आप इसका टू द एक्सटेंट ऑफ 80% एडजस्ट कर सकते हो। सो 18 लाख का 80% आपका बनता है 14,40,000। सो आप लोग 27 लाख में से 14,40,000 माइनस करोगे तो एज पर लॉ क्या है, एज पर लॉ आपकी लाइबिलिटी जो बनती है वो 12,60,000 बनती है। आपको इनपुट समझ आ गया बच्चों, मैं आपको दोबारा से, ये एक जिसे कह लो ना एक यू टर्न है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये सबसे अहम यू टर्न है। क्या टर्न है, 27 लाख में से जो इनपुट पूरा परचेज पे आपने टैक्स दिया है वो पूरा आप अलाउ नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स का टू द एक्सटेंट ऑफ 80% आपका अलाउएबल है। ठीक है, हर प्रोविंस का 80% है, सेल्स टैक्स एक्ट में 90% है। आपको याद होगा सब बच्चों ने ग्रोसरी स्टोर पे जाके परचेजिंग जरूर की होगी, तो जो परचेजिंग आप लोगों ने बच्चे करते हो तो परचेज वहां पे लगे हुए हैं पॉइंट ऑफ सेल। शब्बा जैदी जब आया था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन एक आया था, उसने कहा था हर ग्रोसरी स्टोर पे एक पॉइंट ऑफ सेल लगा होना चाहिए। जिस तरह आप बाटा की शॉप से शूज लेते हो, हश पपी से शूज लेते हो, कैट से शूज लेते हो, खाड़ी से जाके खवातीन के कपड़े लेते हो, बोनैंजा, सतरंगी एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी ब्रांड्स हैं, उन सब पे एक डिवाइस लगी होती है। तो जब भी और जब आपको स्लिप मिलती है तो स्लिप के एंड पे पीओएस लिखा हुआ होता है,
उससे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। सो पॉइंट ऑफ सेल होने की वजह से आपका इनपुट, ये तो खैर एक पॉइंट ऑफ सेल अभी लगा है, पहले भी यही था कि जो आपका इनपुट है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 90% अलाउड है, 10% आप 6 महीने बाद रिफंड लोगे उसका, अगर वो एडजस्ट नहीं होता। अब बच्चों आप लोगों के कोई 100 सवाल बन गए होंगे, पूछो बच्चे सवाल इस चीज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ क्लियर। सर रिफंड कैसे बन गया होगा? देखो बच्चे, आपका टैक्स इनपुट कितना था? 18 लाख। जी आपका, आपको अलाउ कितना किया लॉ ने? 14,40,000। 80%। 80% अलाउ किया, तो 3,60,000 अगर अगले महीने आप जब दोबारा से इनपुट लेते हो तो एडजस्ट नहीं हो पाता, तो ये 6 महीने तक अगर एडजस्ट नहीं होता, आप सेल ही नहीं करते 6 महीने तक, तो 3,60,000 आपका एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा पेमेंट पड़ी है, वो आप एक्स्ट्रा पे कर चुके हो, तो ये आपका रिफंड बन जाता है और आप इसको लेते हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। आई सी। नाउ यू सी। एक्सक्यूज मी excuse me? सर। हाँ बच्चे, अच्छा सर, ये जैसे आपने फरमाया कि 80% को वन टाइम हम एडजस्ट करेंगे। बच्चे जितनी भी सेल करोगे ना, जितनी भी सेल्स करते जाओगे, ठीक है, हर सेल में से आपने इनपुट निकालना है, पिछला जो नॉट अलाउड इनपुट था वो भी निकालना है, ठीक है ना बच्चे? जितना भी नॉट अलाउड इनपुट है वो निकालते जाओगे 6 महीने में, अगर जो पिछला नॉट अलाउड इनपुट एडजस्ट नहीं होता। इसमें एक टेक्निकल चीज है, जो आज के महीने में इनपुट अलाउ नहीं हुआ वो अगले महीने में अलाउ हो जाता है। आप जब उसको लेते हो, आप इस तरह से मार्केट ट्रांजैक्शन करते जाते हो, तो आपका ये इनपुट हमेशा जब तक ताहयात बिजनेस करोगे ना, तब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास लाइबिलिटी क्रिएट होती रहेगी और आपको नहीं मिलती, और वो एडजस्ट होता जाता है। बट ये एक प्रोविजन आपने हर बार डालनी होती है, तो ये एडजस्ट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा एडजस्ट हो जाता है। सो ये आप ये समझो कि जो इनपुट था आपका, वन टाइम आपको 20% का लॉस बेयर करना पड़ेगा, अगले साल अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 6 महीने में अगर एडजस्ट ना हुआ तो रिफंड ले सकते हो आप, सिंपल सी बात है। इसीलिए 6 महीने बाद रिफंड्स हर किसी को मिलना शुरू हो जाते हैं सेल्स टैक्स में जो काम करता है, ठीक है बच्चे? यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? मैं थोड़ा सा सेशन को आगे पढ़ाना चाहता हूं, अगर आपकी जरूरत हो तो। अगर आप लोगों से एब्जॉर्प्शन हो गई है इन चीजों की, तो थोड़ा सा आगे चल लें, इफ यू डोंट माइंड। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, बस यार ये मजा आना चाहिए, ये मैं कहूंगा, ठीक है? चलो अच्छा, रिफंड जो है इसी तरह आपके बनेंगे, जिस तरह मैंने कहा ना, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्सेस, रिफंड भी इसी तरह बनेंगे। अब अच्छा, अब जो गलत हो गया, मतलब बाज़ औक़ात आपकी ऑफिसर आपका कहता है कि इनपुट नहीं बनता था, आपने इनपुट गलत लिया हुआ है, आपका आउटपुट कम था, आपने वो किया हुआ है, आपके विद होल्डिंग रूल्स आपने गलत अप्लाई किए हैं, तो फिर एडवर्स ऑर्डर्स आते हैं, उनके खिलाफ अपील्स होती हैं। तो अपील स्ट्रक्चर जो सेल्स टैक्स एक्ट में है वही इधर है। इसी तरह जो अथॉरिटीज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एक्सेट्रा, सारे सेम है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी सेम है, जैसी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में है वैसी सेल्स टैक्स एक्ट में है, ठीक है बच्चे? आगे थोड़ा सा है कि जो डिफरेंसेस हैं, डेफिनेशंस में डिफरेंसेस ये हैं कि जो इधर डेफिनेशंस हैं वहां पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो है पर्टिकुलरली प्रोसीजर्स पे। यहाँ पर सेल्स टैक्स की जो एंट्री है, सेल्स टैक्स की क्लासिफिकेशन है सर्विसेज की, उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। असेसमेंट्स डिफरेंट तरीके से यहाँ पे होती है, ऑल्दो असेसमेंट उधर भी होती है इधर भी होती है, यहाँ सर्विसेज की होगी वहां गुड्स की होगी, तो असेसमेंट में थोड़ा एक क्रिटिकल प्रोसीजर डिफरेंट है। शेड्यूल्स हैं, मैंने जैसे बताया कि इधर शेड्यूल दिए गए हैं 1 और 2 शेड्यूल, 2 शेड्यूल दिए जाते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट में 13 शेड्यूल मेरे ख्याल से हो चुके हैं, तो वहां शेड्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, वो और तरीके के शेड्यूल्स हैं। विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स, यहाँ पर जो सेल्स टैक्स के रूल्स हैं विदहोल्डिंग के,
उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। वहां पर भी विद होल्डिंग है, इधर भी विद होल्डिंग है, बट यहाँ का क्राइटेरिया टेक्निकली डिफरेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स सेल्स टैक्स एक्ट में 90% है, यहाँ पर 80% है इनपुट टैक्स। अच्छा, अपील अथॉरिटीज, अब ट्रिब्यूनल यहाँ पर जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, उनकी अपना कमिश्नर अपील होते हैं, उनकी अपनी ट्रिब्यूनल होती है। इसी तरह जो दूसरी है जो फेडरल लेवल के हैं, उनकी अपनी ही कमिश्नर अपील, अपना ट्रिब्यूनल होता है। सो इनका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है इनका। रिटर्न्स जो है ऑल्दो सेम है, उसमें कुछ चीजें एडिशन होती हैं कि जो सेल्स टैक्स एक्ट वाली रिटर्न्स हैं उनमें एक दो चीजें मुख्तलिफ हैं, उनमें वैलिडेशंस होती हैं, उनमें स्टॉक अपडेट होता है क्योंकि उसमें स्टॉक्स होते हैं। इसमें स्टॉक वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि ये सर्विसेज है, इसमें स्टॉक्स नहीं आएंगे। ठीक है बच्चे। अब अच्छा, अब जो शेड्यूल में रेट्स दिए गए हैं, कहीं पे 5% दिया हुआ है और कहीं पे 16% दिया हुआ है, सेम कैटेगरी का। मतलब कोरियर सर्विसेज है वहां पर, या चलो लेट्स से आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, उनका रेट दिया हुआ है 2% विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट। उसमें जो 2% दिया गया है उसमें आपने इनपुट ले ही नहीं सकते। अगर आपने सेल्स टैक्स 2% लगाया ना तो ले ही नहीं सकते। और अगर आपने लेना है 17% वाला सेल्स टैक्स, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करो, इन सर्विसेज वालों से, कि भाई मैंने 17% पे देना क्योंकि मेरा इनपुट बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपना इनपुट क्लेम करना है, और इनपुट जब क्लेम करूंगा तो मेरा टैक्स ही नहीं बनेगा। तो जब वो इस तरह हम करते हैं तो फिर हमारे पास सेल्स टैक्स और सर्विसेज में ऑप्शन दी जाती है, जबकि सेल्स टैक्स एक्ट में बच्चों ऑप्शन कोई नहीं है। जो लिखा हुआ है उतना ही पे करना है। आप नहीं कह सकते कि मैंने 18 नहीं देना, 10 देना है। नहीं, 18 लिखा हुआ है तो 18 ही देना है उस आइटम पे। बच्चे कोई कंफ्यूजन, अभी हम जब शेड्यूल पे आएंगे ना, थोड़ा सा कल वाला सेशन है, कल में भी सेशन थोड़ा लंबा हो जाए, बट कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। मैंने आपको रिटर्न्स भी दिखानी है, रिटर्न्स में फीडिंग थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, सिंपल दिखाऊंगा, क्योंकि सेल्स टैक्स में आप वही रिटर्न ऑल्दो सेम होगी बट थोड़ा सा फीडिंग में डिफरेंस होगा, वो मैंने दिखानी है। तो सेशन मिस ना करे कोई बच्चा, ठीक है। एक सिंपल चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहूंगा, ऑल्दो 8 मिनट ऊपर हो गए हैं, माजरत के साथ सिर्फ एक चीज, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आज की सेशन एक छोटा सा मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है बच्चों। काफी लोगों का जो हमारा सेल्स टैक्स सर्विस शुरू होता है, मैंने मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दिया कि आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, ये प्रेजेंटेशन अभी आपको शेयर हो जाएगी बच्चों। पीआरए की साइट पे जाएंगे, ई रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, ई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो वो आपको पोर्टल खोल देगा, उसमें कहेगा कि मैं इसमें फाइंड करता हूँ, आप ई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, आपका पोर्टल खुल जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने रजिस्ट्रेशन करानी है या कंपनी ने करानी है, तो कंपनी की कराओगे तो फॉर्मेट डिफरेंट है, इंडिविजुअल की कराओगे तो फॉर्मेट डिफरेंट है। इंडिविजुअल कराओगे तो उसका एनटीएन दोगे, और इमेज का जो करेक्टर नीचे आ रहा है ना, कैप्चा जिसे कहते हैं 101019 जो भी है एटसेट्रा, यहाँ पे जो करेक्टर आएगा वो डालोगे, जैसे मैंने डाला है, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरा सारा थोड़ा वो डेटा उठा लिया है उसने बच्चों। इस अगली स्क्रीन पे चला गया। उसके बाद जब मैं ओके करता हूँ नीचे, जब ओके करने के बाद एक फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं बच्चों, वो मैं जैसे ही डालूंगा, ये इसमें सारा फॉर्म है पूरा इसका, ये फॉर्म है, ये सारे बैंक। इधर सबसे बच्चे एंड पे देखो वेरीफाई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, टॉप नहीं, बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है वेरीफाई एप्लीकेशन देन सबमिट एप्लीकेशन। जब मैं सबमिट कर दूंगा तो 1 से 2 दिन में मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है, ऑल्दो मेरा आईडी कार्ड वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बट वही है, कोई स्कोप रह गया, चलो कोई नहीं। स्कोप से कल हम शुरू करेंगे बच्चों इंशाल्लाह। अभी बच्चों जिसका कोई सवाल है, कोई दिल में जैसा मर्जी सवाल है बच्चों कर लो, कोई मसला नहीं, मैं एक बजे तक भी बैठा रहूंगा, सवाल करो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं एनआरएसपी में जॉब कर रहा हूँ ना, तो एक थी वही रेडियो पाकिस्तान की, हमने उनसे सर्विस ली गिलगित बल्तिस्तान में सर।
तो वो कहते हैं कि हम टैक्स फ्री जोन है, हमारे पास कोई टैक्स वाला निजाम नहीं होता। वहाँ पे होटल भी है, उसने भी यही कहा है। उन्होंने एक 2018 का लेटर मुझे दिखाया कि यहाँ पे हम टैक्स फ्री जोन है, हमारे पास कोई नहीं। लेजिस्लेशन में पहले हुआ था 2016 में, फिर उसके बाद 17 में एक लेटर निकला, तो फिर उसके बाद 18 में सारा काम बंद हो गया। तो इसके बारे में सर आपके बता दें कुछ है। मैं क्या पंजाब में हूँ, और मैं क्या उसका पेमेंट करनी है, तो क्या मैं उसका सेल टैक्स विदहेल्ड कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा बच्चे, इनकम अब टैक्स भी और सेल मैं टैक्स। बताता हूँ बच्चे, मैंने शुरू कल इधर से करना है। ये आपकी स्क्रीन पे ना बच्चों खुला होगा, ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब यहीं से आ जाएगा, ठीक है। पंजाब स्टेट सेक्शन ऑफ सर्विसेज कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ टैक्स, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, रेंडर्ड, इनिशिएटेड, आपका वर्ड है इनिशिएटेड, रिसीव्ड और ओरिजिनेटेड, एग्जीक्यूटेड और कंज्यूम्ड इन द पंजाब। अगर पंजाब में सर्विस इनिशिएट हुई है, पंजाब में सर्विस रिसीव हुई है, पंजाब में सर्विस ओरिजिनेट हुई है, व्हाट्सोएवर कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई भी कहानी होती है, तो सेल्स टैक्स और सर्विसेज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो सेल्स टैक्स इनवॉइस होगी और सेल्स टैक्स उस पर प्रॉपर बनता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि बच्चे आप मुझे ना व्हाट्सएप कर लो, मुझे व्हाट्सएप करोगे उस इनवॉइस का, मैं इनवॉइस देखूंगा, इनवॉइस देख के मैं बताऊंगा टेक्निकल। रहेगी बात की जीबी में, तो जीबी में क्या होता है, जीबी में ये होता है बच्चों के, जीबी की टैक्सेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जीबी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो जिस वजह से टैक्सेशन का स्कोप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है इशू उसके अंदर ना। तो वो मुझे इनवॉइस दिखाओगे ना बच्चे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं सर आपको इनवॉइस भी इसी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। बच्चे ग्रुप में ना मेरा नाम शहरियार है, मुझे मुझे कर देना, वरना सबको ना दिखाओ बच्चे, वो फिर सबको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर। सर मुझे मोबाइल नंबर वगैरह सर। हाँ, मोबाइल नंबर में बच्चे ग्रुप किधर गया बच्चे, मैं देखता हूँ, एक मिनट में ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, ये बच्चे मेरा वो आया हुआ है, आपका सर नाम शेयर क्या है किए बच्चे? हैं उन्होंने। मेरी तरफ से हाँ, मैसेज आया हुआ है, भाई उसी साहब। पे रिप्लाई कर दो बच्चे, जो मीटिंग इनवाइट है ना उसी पे रिप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, वो सर मैं मेरा एक इनवाइस उसमें देख, क्वेश्चन सर है। आपको इनवॉइस भी भेज दूंगा, और 3 लेटर जो वाले हैं सर टैक्स ठीक है के हवाले से बच्चे, सर। मैं देख के बताऊंगा, मैं जी देख के सर, फिर। वो भी आपको सेंड कर देता हूँ सर। ठीक है, डन बच्चे। चलो, और किसी थैंक्स का सर कोई बहुत। सवाल है बच्चे, किसी का कोई भी सवाल पूछो बच्चे। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ना, जिस तरह से ये पंजाब का आपने शो किया अभी दिखाया है, तो एक फर्म है कराची के अंदर जो कि अपनी रेगुलेटरी सर्विसेज देती है, और वो सर्विसेज तो पूरे पाकिस्तान में दे रही है, लेकिन वो सिर्फ ऑपरेट कराची से हो रही है। तो क्या वो एसआरबी में आएगी या एफबीआर में आएगी? आप इस्लामाबाद में हो? नहीं सर, मैं कराची में होता हूँ। नहीं नहीं, वो जो फर्म भी कराची में है, फर्म भी कराची में है। ठीक है। वो सर्विस किधर रेंडर कर रही है, कराची में कर रही है या अ, कहीं? वो वो कराची में भी कर रही है, और वो लाहौर की फर्म्स को भी इंटरटेन कर रही है, इस्लामाबाद की फर्म्स को भी इंटरटेन कर रही तो है, उनको भी जहां इनवॉइसेस जहां दे रही है। जिस जिस सूबे में वो सर्विस रेंडर करेगी ना, जिस जिस सूबे में हाँ। रेंडर करेगी, उस सूबे का उसको सेल्स टैक्स देना है। ओके। तो उस उस कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी और इस्लामाबाद में भी, जहां जहां सर्विस, क्योंकि जहां सर्विस रेंडर होती है उधर उधर टैक्स बनता है। अगर वो अपना सारा टैक्स, उस तो जितना भी टैक्स बनता है वो अगर कराची में दे रही है, ठीक है, जितना भी उसने सर्विस रेंडर की, करोड़ रुपए की सर्विस दी, 10 रुपए 10% टैक्स था, लेट से फॉर एग्जांपल, तो अगर उसने करोड़ पे 10% टैक्स दे दिया, सारे का सारा उसने उधर दे दिया, तब वो लेटर लिखेगा बोर्ड को कि भाई मैंने इधर टैक्स दे दिया है, ये टैक्स बनता था इस सूबे का, काइंडली इस सूबे को एलोकेट कर दें। तो वो सूबे वाले आपस में जंग करते रहेंगे उन पे, लेकिन आपकी प्राइमरीली जो लायबिलिटी थी वो आप पे ऑफ कर चुके हैं। ओके। अच्छा सर, फिर अगर मिसाल के तौर पे उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, कराची की फर्म है, उसको जो है वो, अच्छा वो बलूचिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है, तो बलूचिस्तान में भी वो कोई सर्विस दे रही है, वो लाहौर में भी दे रही है, इस्लामाबाद में भी दे रही है, तो उसके लिए क्या उसका ऑफिस होना वहाँ पे ज़रूरी है नहीं रजिस्ट्रेशन के बच्चे, वक्त? ऑफिस होने की जरूरत नहीं है इसमें, तो कोई वो नहीं है ठीक। कि बार नहीं है।
मैं इस्लामाबाद में बैठ के उधर और की रजिस्ट्रेशन। हाँ एक इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है, बेशक वो फर्म ना हो, लेकिन वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, तो वो तो वो सोल भी कर सकता प्रोप्राइटर होगा ना, सोल प्रोप्राइटर है ना वो। है। ठीक है, थैंक यू सर। समझ। जी बच्चों, एनीवन एल्स? बच्चे समझ आया है सबको सेशन? जी सर, काफी इंटरेस्टिंग था, नॉलेजेबल था। सर बहुत समझ आया, जबरदस्त रहा है सर, बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। चलो, कोई किसी का कोई कोई ऐसा क्वेश्चन के कोई ना भी बनता हो, इससे इनकम टैक्स का कोई सवाल हो, सेल्स एक्ट का कोई सवाल हो, जैसा मर्जी सवाल हो, पाकिस्तान का कोई सवाल हो, तो पूछ लो बच्चे, कोई मसला नहीं। टाइम खत्म हो गया। जिसने लीव करना है बच्चों एंजॉय करो, जिसने सवाल पूछना है इंटरेस्टिंग है तो बच्चे सारे बैठे रहो। ठीक है, पूछो बच्चे, किसी का भी सवाल हो। सर इसके ऊपर आई कैप की भी कोई बुक है सेल्स टैक्स की बनी है? हाँ बच्चे, हैं बुक्स। आई कैप की तो नहीं, आई गेस पेटी वालों की बुक्स हैं जो पढ़ाते हैं, या उधर सर है एक लाहौर के, उनकी बुक्स हैं, तो वो अपनी अपनी आई गेस मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ाते हैं, सेल्स टैक्स और सर्विसेज नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं देखूंगा, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे इसके सर्विसेज का नहीं पता, उनकी बुक है असल में। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम काम करते हैं, तो हम लॉ देखते हैं, हम इनकी जो बेयर एक्ट्स होते हैं वो उठाते हैं। ठीक है, तो बेयर एक्ट से हम पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बेयर एक्ट से हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बेयर एक्ट्स में आगे पीछे लफ्ज नहीं होते, वो सीधा सीधा लॉ होता है। लॉ से पढ़ना हमें मजा आता है, मतलब मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है लॉ से पढ़ने का, एज कम्पेयर के मैं गाइड बुक, वो जो बकिया होती है ना पेटी वाला एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी गाइड बुक्स होती है एक तरह से, वो उनसे नहीं पढ़ाया था मुझसे। ये मसला है, माजरत। सर नहीं मैं सर, वाकई बात सर ठीक है भेज आपकी। दिए हैं, 2016 का भी, 2018 का भी, 2017 का भी सर। और रेडियो पाकिस्तान की इनवाइस भी भेज दिए सर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ उसको, मैं बताता हूँ जी ना। सर, और सरीना का एक बिल आया हुआ है वहाँ पे, जो गिलगित में है, हमने वहाँ पे उनसे सर्वे से एक इवेंट हुआ है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा ना हम चार्ज करते हैं किसी को, नहीं, और फिर ना हम वो देते चार्ज हैं। नहीं कर सकते ना, उनका उनका है गिलगित बल्तिस्तान जनरल ऑर्डर नंबर 2 है, जिसमें से 6 आई गेस, तो उनकी टैक्सेशन अपनी है। ठीक है, तो वो इसलिए। कहते हम नहीं करते ना हम किसी को देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हमने पहले एक दफा हुआ था, मीटिंग हुई, तो उसके बाद ये लेटर निकला, असल में उसके ना बाद। देखो ना बच्चे, सर्विस ओरिजिनेशन का बड़ा फर्क होता है। सर्विस ओरिजिनेट अगर सर्विस ओरिजिनेशन को बहुत बहुत क्रिटिकली देखना पड़ता है। आपकी सर्विस ओरिजिनेशन अगर सारे ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा लाहौर से निकल के उधर जा रहे हैं, लाहौर बैठ के सारा काम कर रहे हो, तो सर्विस ओरिजिनेशन पंजाब की है। अगर सर्विस सर वही, सर्विस वहां पे ही है, उन लोगों के लिए प्रोवाइड, ये सप्लाईज वो और सर्विस। आप उधर जाके कर रहे हो ना, तो बच्चों उनकी टैक्सेशन होगी, इधर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा फिर। अगर पेमेंट यहाँ से होनी है सर। ये कंसेप्ट एक डिफरेंट है। ठीक है, जब पेमेंट जो हो रही होती है, पेमेंट यहाँ से कैसे हो सकती है जब अच्छा इधर से, क्योंकि आप उनको सर्विस दे रहे हो, आप उनसे सर्विस ले रहे हो आई गेस। सर्विस सर हम क्योंकि एक प्रोजेक्ट है सहूलत प्रोग्राम वाला सर, वहां पे अवेयरनेस देनी थी लोगों को, तो वहां पे इवेंट वगैरह करवाए हैं होटल में, और सेक्रेटरीज वगैरह ये सारे लोग आए हैं, तो वहां पे जो एक तो मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस खर्चा हुआ है, मसलन इवेंट का, होटल से सर्विसेज ली गई हैं। अब होटल वाले ने कहा है कि हम कोई ना सेल टैक्स देते हैं ना इनकम टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर लागू नहीं है, यहाँ पे फ्री जोन है। अब पेमेंट होनी है इधर से पंजाब से, वो हालांकि वो मुझे एक ने कहा है कि जी वो इस्लामाबाद के अंडर आते हैं, कैपिटल के अंदर, वहां पे वो इस्लामाबाद वाला रेट लागू होगा। तो उन्होंने मुझे वो लेटर भेज दिया, वो मैंने सर अभी आपसे शेयर भी किया है, 2018 वाला लेटेस्ट लेटर है, जिसमें उन्होंने बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं खुद परेशान हूँ, अब ये दूसरा दिन है, इसकी कैसे करूँ नहीं अब। परेशान ना हो, परेशान ना हो, मैं कल जवाब दे देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना, सर थैंक्स सर, बंडल ऑफ थैंक्स। कोई मसला नहीं बच्चे। कोई और बच्चा, एनीवन एल्स? सर कल के क्या टॉपिक्स होंगे, क्या पढ़ेंगे, आउटलाइंस क्या होंगे? बच्चे यही सेल्स टैक्स और सर्विसेज होगा, स्कोप ऑफ टैक्स होगा हमारा, थोड़ा सा चार्जेबिलिटी होगी, और हमारा वो इनपुट एडजस्टमेंट पे, और फिर रिटर्न्स का होगा सेशन इंशाल्लाह। ये 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली, यही समझ आ जाए। मेरी कोशिश होगी कि जल्दी खत्म, मतलब टाइम पे खत्म कर लूँ। मसला ये होता है कि ये क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा है।
अदरवाइज सेल्स एक्ट पढ़ा हो तो आपके क्वेश्चंस कम होते, तो क्योंकि वो सेल्स एक्ट भी लाना पड़ रहा है बीच में, तो वरना सर ये भी। हाँ हुक्म। ओके सर, गुड। भूल जाता है, काम इतने कर रहे होते हैं समझ ही नहीं आता। कोई मसला नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं। कोई और बच्चा? सब ठीक ठाक बच्चे? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? सेशन को एंड कर जी लें सर। जरा। हाँ हाँ जी सर सर, एक थैंक यू क्वेश्चन। सर। सर बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया। सर वो एक्सेल वाली शीट दोबारा प्लीज शेयर करते हैं। यहाँ पर बच्चे ये तो जी। अच्छा सर, अब ये यहाँ पे हम एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट टाइम भी मैं एक चीज पूछा था, मुझे यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन हो रही थी यार। लाइक ये कार है हमने परचेज की, और उसके ऊपर एक उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का एक वैल्यू आ गई उसकी। अच्छा, ठीक। अब इसमें विद होल्डिंग जो है, विद होल्डिंग टैक्स, वो किस जगह पे आएगा? देखो ये किसके ऊपर चार्ज हो रहा होगा? सेल्स टैक्स के अमाउंट के कार वैल्यू के ऊपर चार्ज होगा, या उसकी कॉस्ट प्राइस से है वो उसके ऊपर चार्ज हो रहा होगा? इसको कल हम डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं ठीक है, मुझे याद रहेगा क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका, उन्हें विद होल्डिंग में पढ़ाना है। तो विद होल्डिंग जो होती है ना, टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ, ये हर हर किसी के ना, हर सूबे के अपने विद होल्डिंग रूल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो वो विद होल्डिंग जो रूल होते हैं उसके हिसाब से विद होल्डिंग अब लगनी किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस पे लगनी है। कॉस्ट प्राइस पे तो बच्चे सेल्स टैक्स है ही नहीं। सेल्स टैक्स होता है इसके ऊपर, ये वैल्यू ऑफ कार, ये सेल्स टैक्स इसके अंदर शामिल है वैल्यू ऑफ कार के अंदर। तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना है? 18 लाख रुपए। तो इस 18 लाख जो हमने आगे देना है, तो इसमें से डिडक्शन कितनी करनी है इस 18 लाख में से, इसकी बात होगी। अब ये सेल प्राइस है, इस 27 लाख रुपए इसमें सेल्स टैक्स है। ठीक है, जो अगली कंपनी है या अगला बंदा है जिसने हमें 27 लाख रुपए देने हैं, तो वो हमारी कंपनी को देख के विदहोल्डिंग उतनी करेगा। ठीक है, सो इस 27 लाख और 18 लाख में से कितनी विदहोल्डिंग होनी है, ये कंसेप्ट होगा बच्चे। ठीक है सर, ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट करें इंशाल्लाह, कल फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा। इंशाल्लाह बच्चे। चलो बच्चे, थैंक यू वेरी मच। मैं इंशाल्लाह थैंक यू खत्म सर, थैंक यू करता वेरी हूँ। मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक्स। अल्लाह सर हाफिज बहुत बच्चे। कोई मसला नहीं बच्चे, अस्सलाम वालेकुम।